हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इसके ऊपर अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करते हैं और अपना एक सीरीज चल रही है। एक सीरीज अपन स्टार्ट की है जिसमें अपन विज्ञान की शिक्षण विधियों की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अपन 5 वीडियो लेके आएंगे और जिसमें आपके 5 यूनिट जो है उनको अपन कवर कर देंगे। जिसमें से अपन पहली जो यूनिट थी जिसमें विज्ञान की परिभाषा प्रकृति थी, उन सारी चीज़ों की बात अपन कर चुके हैं, यानी कि पहली यूनिट जो है अपनी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में, दूसरे नंबर की यूनिट जिसमें आपको विज्ञान पाठ्यक्रम विकास इसकी हेडिंग है और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स दिए गए जिनकी अपन बात करेंगे। पहली यूनिट के वीडियो और सेकंड यूनिट के वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। उसकी वजह ये है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, खराब हो गई थी, इस वजह से इतना ज़्यादा गैप लग गया। बाकी आगे गैप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी अपन अगली जो यूनिट है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सेकंड यूनिट की अपन बात कर रहे हैं जिसका हेडिंग है विज्ञान पाठ्यक्रम विकास, जिसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक है। सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास के जो सिद्धांत हैं, यानी कि या फिर अपन बात करें पाठ्यचर्या विकास के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की बात करेंगे अपन। इसके बाद पाठ्यक्रम का जब चयन किया जाता है और उसके चयन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसको संगठन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से हैं, इनकी अपन बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी कंप्लीट अपन बात करेंगे। इसके बाद अपन योजना की बात करेंगे, जिसमें अपन इकाई योजना की बात करेंगे, पाठ योजना की बात करेंगे, जिसमें दैनिक पाठ योजना आती है, इकाई योजना आती है, वार्षिक योजना आती है, उनकी अपन बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी, जिसे अपन हिंदी के अंदर कहते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, जिसमें अपन ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखेंगे, एनसीईआरटी की टैक्सोनॉमी देखेंगे, किस आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया और कौन कौन से जो उद्देश्य हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने आपको बताई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीपली और अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट है। इसमें समझने की चीज़ें ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है और कॉन्सेप्ट आपके यदि एक बार समझ में आ जाता है तो मेरी गारंटी आपको कभी भी दोबारा जो टीचिंग मेथड है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करके ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर टॉपिक पे। पहला अपना यूनिट है, यूनिट की जो स्टार्टिंग है वो अपन कर रहे हैं किससे, विज्ञान पाठ्यचर्या के सिद्धांत तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखिए शब्द आपको दो अलग अलग मिलेंगे, एक यहाँ पे लिख रहा है पाठ्यचर्या और एक शब्द होता है पाठ्यक्रम। तो पहले आपको ये बेसिक अंतर में पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो जो पाठ्यचर्या शब्द होता है इसको अपन कहते हैं कैरिकुलम। ठीक है, वहीं यदि मैं दूसरी तरफ बात करूँ पाठ्यक्रम के बारे में, एक होता है पाठ्यचर्या और दूसरा होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या को इंग्लिश के अंदर कहते हैं कैरिकुलम और पाठ्यक्रम को इंग्लिश के अंदर कहते हैं सिलेबस। क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाठ्यचर्या होता है ये एक बृहद कॉन्सेप्ट है। पाठ्यचर्या एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, बड़ा संप्रत्य है। वहीं हम बात करें पाठ्यक्रम की तो पाठ्यक्रम एक छोटा संप्रत्य है। यानी कि मैं बात करूंगा कि पाठ्यक्रम जो होता है वो निहित होता है किसके अंदर, पाठ्यचर्या के अंदर। एक बेसिक भाषा में और मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो बेसिक जो इसके अंदर अंतर होता है वो ये होता है कि पाठ्यक्रम तो होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, ये तो होता है पाठ्यक्रम के अंदर निहित, कौन से यूनिट कौन से पाठ बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए। वहीं यदि मैं बताऊं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए का मतलब क्या है कि कौन सी विधियों का उपयोग किया जाए, कौन सी प्रविधियों का उपयोग किया जाए, कौन से उपागमों का उपयोग किया जाए, कौन से शैक्षिक उद्देश्य रखे जाएंगे बच्चों को, जिनके प्राप्ति के बाद अपन ये कह पाएंगे कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई तो बच्चा जो है वो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। तो ये जो चीज़ होती है ये पाठ्यचर्या के अंदर निहित होती है। ठीक है, यानी इन इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं। वापस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को अपन क्या कह देते हैं, पाठ्यचर्या कह देते हैं। ठीक है, ये बार बार इस चीज़ को अपन क्या कह देते हैं, पाठ्यचर्या कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाठ्यचर्या क्या है, एक बृहद संप्रत्य है जिसको अंग्रेजी में शब्द आता है जिसके लिए कैरिकुलम। इसकी शब्दी हुई है जो ये जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका होता था कैरुरे। ठीक है, कुरेरे। तो कैरिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेट से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कई बार। बेसिक जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं, जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद पाठ्यचर्या से अभिप्राय क्या है कि एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो, यानी कि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास कराया जाए, अर्थात जिनका उद्देश्य बालकों के विभिन्न मूल्यों का निर्माण करना हो, वो सब किसके अंदर आते हैं, वो पाठ्यचर्या के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे पाठ्यक्रम जो होता है वो पाठ्यचर्या का ही एक अंग होता है, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यचर्या के अंदर ही निहित होता है। ये आपको पता चल गया। चलिए
आगे अपन देख लेते हैं परिभाषा, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कनिंघम ने जो परिभाषा दी। कनिंघम ने क्या बताया कि कलाकार जो कि एक शिक्षक होता है कि हाथों में यह क्या पाठ्यचर्या एक ऐसा साधन है जिसका वह विद्यार्थियों को अपने आदर्शों या उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सके। ये क्या परिभाषा किसने दी? कनिंघम ने। अब इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी चीज है। देखिए कनिंघम जो शब्द है इससे हमें एक शब्द समझ में आ रहा है जिसका नाम है सिंघम। ठीक है, मिला जुला शब्द है। और सिंघम क्या थी? एक पिक्चर थी, एक मूवी थी। और मूवी के अंदर क्या होता है? एक कलाकार होता है और मूवी जो है वो शूट करके जाती है, स्टूडियो के अंदर उसकी शूटिंग की जाती है। आपको पता है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से अपन इस परिभाषा को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। कनिंघम से शब्द याद आएगा हमें सिंघम, और सिंघम के अंदर कौन होते हैं? कलाकार होते हैं और पिक्चर की शूटिंग कहाँ की जाती है? स्टूडियो के अंदर शूटिंग की जाती है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो देखिए आप मुनरो की। मुनरो ने क्या बताया कि पाठ्यक्रम, अब इसने पाठ्यक्रम की परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा कितने दी? मुनरो ने परिभाषा दी थी। अब देखिए पाठ्यचर्या का जब निर्माण किया जाता है तो पाठ्यचर्या निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसके उद्देश्य क्या है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम कोई पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो पाठ्यचर्या निर्माण कौन करेगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पाठ्यचर्या निर्माण करेगा कौन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों का निर्धारण कौन करेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। यदि हम बात करें कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए तो ये तो अपनी जो समिति होती है, पाठ्यपुस्तक मंडल होता है, ये निर्धारित करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो निर्धारण करता है वो शिक्षाविद करते हैं। एक तो बड़े बड़े जो शिक्षाविद होते हैं वो करते हैं और मनोवैज्ञानिक करते हैं। ये बताते हैं कि बच्चों को कौन सी विधियों का प्रयोग कराया जाना चाहिए जिससे वो आसानी से अपना जो विकास है वो कर सके, और शिक्षक को कौन सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं उनके अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्ञान तथा अनुसंधान की सीमाओं को बढ़ाने में बालक का एक अन्वेषक के रूप में क्या करना? विकास करना। ज्ञान और अनुसंधान की सीमाओं को बढ़ाने के लिए बालक एक अन्वेषक के रूप में यदि कार्य करेगा, अन्वेषक का मतलब होता है सिंपल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो खोज करता। ठीक है, तो वो ज्ञान का और अनुसंधान की सीमा को बढ़ाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अनुसंधान कर सके। ये क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है पाठ्यचर्या का। दूसरा, बालकों के तर्क, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण और निर्णय क्षमताओं का विकास करना, इसलिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तीसरा, बालकों की रुचियों, मनोवृत्तियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का विकास हो सके, इसके लिए पाठ्यचर्या निर्माण किया जाता है। अगला उद्देश्य है विज्ञान का विभिन्न विषयों से अंतः संबंध जानना, ताकि उसमें ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। मान के चलिए मैंने विज्ञान की पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया और उसका संबंध हमने उस विषय का विभिन्न विषयों के साथ संबंध नहीं बताया, तो बच्चे के अंदर जो विकास होगा वो किसका होगा? केवल और केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। लेकिन यदि हमने एक ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया जिसका जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है, विज्ञान का भूगोल के साथ क्या संबंध है, विज्ञान के भाषाओं के साथ क्या संबंध है, विज्ञान का गणित के साथ क्या संबंध है, विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, तो ये सारी चीजें जब अपन किसी बच्चे को लेके चलेंगे समग्र रूप से, यदि हम लेके चलेंगे, अंतर संबंध उसको बता के चलेंगे, तो बच्चे का जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का दृष्टिकोण उत्पन्न होगा? समग्र दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, यानी कि वो सभी विषयों को समान रूप से देख पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बालकों में ज्ञानोपयोग की क्षमता का विकास करना, यानी कि पाठ्यचर्या जो है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा जो है जो भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है, जो भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है उस ज्ञान का वो उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उपयोग भी उसको करना आना चाहिए। ज्ञान भले ही किसी के पास कितना भी है, लेकिन यदि वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उस ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं होता, ये आपको पता है। तो ऐसी क्षमता का विकास उसके अंदर होना चाहिए। ये हमारा क्या है? पाठ्यचर्या निर्माण का उद्देश्य है। अगला देखिए, शिक्षण उद्देश्यों की अधिगम प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य है उनकी अधिकतम से अधिकतम प्राप्ति की जा सके, इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक स्वरूप निर्धारित कर दिया जाए कि इस निर्धारित स्वरूप के अनुसार ही आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चलाएंगे, और ये प्रक्रिया जब चलेगी तो शिक्षण उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो अधिकतम से अधिकतम हो सकेगी। ये उद्देश्य निर्धारित किए गए किसके? पाठ्यचर्या निर्माण के समय। आगे बात करते हैं अपन जो अपनी हेडिंग है, अगली हेडिंग अपनी होने वाली है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, यानी कि पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जिसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या इस प्रकार की हो कि बालक एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में कार्य करे तथा विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को केवल यंत्रवत न सीखे, बल्कि अपनी संज्ञानात्मक शक्तियों, इसके अंदर क्या आता है? तर्क आता है, चिंतन आता है, आदि का प्रयोग कर सके। ठीक है, यानी कि इसकी हम बात करें तो इसके अंदर क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है कि यदि हमने बच्चे को विज्ञान सिखाई है तो वो विज्ञान का जो ज्ञान है उसका केवल ज्ञान तक ही सीमित ना रह पाए, बल्कि जो विज्ञान में उसने सीखा है उसको, सिद्धांत जो उसने सीखे हैं, जो प्रक्रिया उसने सीखी है, वो केवल सीखने तक सीमित ना रह जाए, बल्कि उनका वो संज्ञानात्मक रूप से भी प्रयोग कर सके। जैसे कि बच्चा तर्क कर सके, बच्चा उन विषयों में चिंतन कर सके, इनका भी विकास उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा देखिए, दूसरा है अपना उपयोगिता का सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत कौन सा? उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों को विज्ञान का ऐसा ज्ञान दिया जाए जिससे वे अपनी दैनिक और व्यवहारिक परिस्थितियों में उपयोग करने में सक्षम हो, अर्थात दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं में भी विज्ञान को देख सके। यानी कि जो भी ज्ञान बच्चा प्राप्त कर रहा है, विज्ञान का जो भी ज्ञान बच्चा प्राप्त कर रहा है, वह केवल ज्ञान तक सीमित न रह पाए। उस बच्चे का जो ज्ञान है वो ज्ञान वो अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक परिस्थितियों में और विभिन्न घटनाओं में वो क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। ऐसे प्रकार की पाठ्यचर्या हमें निर्मित करनी है। ये सिद्धांत रखा गया उपयोगिता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की हम बात करें, देखिए समवाय का सिद्धांत या फिर अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का मतलब क्या होता है वो चीज देखिए आप आगे, कि इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या इस प्रकार की संयोजित की जाए कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को एक दूसरे से अंतर संबंधित करते हुए प्रस्तुत किया जाए, ताकि बालकों में ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वापस बता देता हूँ कि विज्ञान की जितनी भी विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे एक 9th-10th क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, 9th-10th और 9th में आप देखेंगे तो 3 विज्ञान एक कंप्लीट विषय होती है विज्ञान, ठीक है। एक कंप्लीट विषय होती है विज्ञान, जिसमें जो यूनिट्स बटी होती है वो 3 भागों में बटी होती है। कुछ यूनिट होती है वो बायो की होती है, कुछ यूनिट यानी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री के होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो किसके होते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के होते हैं। तो हम कभी भी ऐसा ना करें कि विज्ञान में केवल हमने बायो पढ़ा दी बच्चे को, केवल केमिस्ट्री पढ़ा दी या फिर केवल भौतिक विज्ञान पढ़ा दी, बल्कि हम इस प्रकार से पाठ्यचर्या का निर्माण करें या पाठ्यचर्या इस प्रकार से रखी जाए कि अपन तीनों विषयों का समग्र रूप से ज्ञान उसको दे पाए बच्चे को। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, समग्र ज्ञान बच्चे को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सिद्धांत है अपना लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है। देखिए ये क्या कहता है कि पाठ्यचर्या में आवश्यकता होने पर समय समय पर बदलाव किया जाना चाहिए, निरंतर हो रहे परिवर्तनों, वैज्ञानिक पद्धतियों, तकनीकों आदि का समावेश किया जाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान का ज्ञान 15 वर्षों में लगभग 2 गुना हो जाता है, तथा पाठ्यक्रम बालक के लिए होता है, ना कि बालक पाठ्यक्रम के लिए। इसका मतलब क्या है वो चीज़ आप समझिए सिंपल भाषा में। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यचर्या होती है उस पाठ्यचर्या में समय समय पर क्या किया जाए, बदलाव किए जाए। जो भी वैज्ञानिक पद्धतियों में परिवर्तन हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी की खोज की गई, कोई नए सिद्धांत की खोज की गई, तो उस पुराने सिद्धांत को हटा दिया जाए और उस नए सिद्धांत को पाठ्यचर्या में क्या कर दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, और बच्चे को उस नए सिद्धांत के अनुसार से पढ़ाया जाए। कोई नई तकनीक ऐसी विकसित की गई जिसका उपयोग अपने को क्या करना है, उस पाठ्यचर्या में करना है। जैसे यदि मैं पुराने समय की बात करूं तो पुराने समय में बच्चों को विज्ञान किस तरीके से पढ़ाई जाती थी, केवल जो किताब रख दी बच्चों के सामने और प्रैक्टिकल करा दिया, उस हिसाब से अपन पढ़ा देते थे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो एआई का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। इसमें बच्चे को क्या कर सकते हैं अपन, टीवी के अंदर एनिमेशन से दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में अपना पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, मानव का पाचन तंत्र होता कैसे है, कौन कौन से अंग उसके अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपन तकनीक की सहायता से क्या कर सकते हैं, बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या में समय समय पर आवश्यकता होने पर बदलाव भी किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है प्राचीन काल से जो सिद्धांत चला आ रहा है उसी को पढ़ाया जाए, जैसे ही नए सिद्धांत में थोड़ा सा बदलाव आता है तो अपन नए सिद्धांत के रूप से उसको बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है विज्ञान की, उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत। ये क्या कहता है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या में न केवल व्यापकता हो, इसमें विज्ञान के पृथक पृथक उपविषयों का भी एक संकलन होना चाहिए। यानी कि जो विज्ञान का पाठ्यक्रम होता है या विज्ञान की जो पाठ्यचर्या होती है उसमें व्यापकता का मतलब है ब्रॉडनेस, यानी कि ऐसा तो होना चाहिए कि जो पाठ्यचर्या का सिद्धांत उसमें व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि उसको ब्रॉड लेवल पर बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसको संतुलन के रूप में भी रहना चाहिए, यानी कि उसको संकलित रूप से भी बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर फिजिक्स में घुस गए एक बार तो फिजिक्स में बहुत डीपली चलते चले जा रहे हैं, बायो के अंदर घुस गए तो बायो के अंदर बहुत व्यापक रूप से अपन उसको पढ़ाए जा रहे हैं। व्यापक रूप से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चे का बैलेंस देख के चलिए कि आप 9th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो ये जो विभिन्न विभिन्न उपविषयों को अपन लेके चल रहे हैं तो वो भी क्या होने चाहिए, एक संकलन के रूप में रहनी चाहिए लास्ट में जाके, ठीक है। आगे देखिए स्थिरानुकूल का सिद्धांत। ये अभी जो मैंने बात बताई थी वो वापस आ गई कि पाठ्यचर्या विकास क्रम के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाए, ताकि उसकी आयु स्तर, क्षमता और रुचियों के साथ न्याय कर सके। यानी कि जब भी अपन पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो उस पाठ्यचर्या में विकास के क्रम के सिद्धांतों को इस प्रकार से दिया जाए, इस प्रकार से उनका निर्धारण किया जाए कि बच्चे का आयु स्तर क्या है, उसकी क्षमताएं किस प्रकार से हैं, उसकी रुचियां किस में हैं, इसके साथ वो क्या है, न्याय कर सके। यानी कि जो भी चीज़ अपन सिद्धांत बना रहे हैं, जो भी पाठ्यचर्या बना रहे हैं, वो उस बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि बात की जाए तो जैसे 6ठी क्लास के बच्चे के लिए, जैसे 5वीं तक आपको पता है 5वीं तक पर्यावरण विज्ञान होता है, फिर 6ठी क्लास में जाके बच्चे को अलग अलग विषय पढ़नी पड़ती है, विज्ञान वो अलग पढ़ता है, सामाजिक विज्ञान वो अलग पढ़ता है। फिर विज्ञान में जाके आपको पता है कि उस बच्चे को हमें शरीर के बारे में सबसे पहले बताना है कि शरीर के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, पोषण के बारे में अपने को बताना पड़ता है, भोजन के बारे में सबसे पहले अपन उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि हम चाहें कि उस बच्चे को अपन भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है
और कंप्लीट डिटेल के अंदर अपन ले जाएं, उसको 10th लेवल की साइंस पढ़ाने लग जाएं अपन, तो ये उसके साथ न्याय नहीं होगा किसी भी प्रकार से। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका आयु स्तर कितना है, उसकी क्षमताएं कितनी है, उसकी रुचियाँ किस प्रकार से है, तब अपन क्या करें, एक अच्छी पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि पाठ्यचर्या का निर्माण विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। पाठ्यचर्या में केवल जटिल विषय वस्तु ही ना हो, यानी कि जब भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए तो सभी बच्चों को ध्यान में रखा जाए। कोई बच्चा जैसे कमजोर है तो उसके हिसाब की चीजें भी होनी चाहिए, उसकी रुचि की चीजें भी होनी चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार भी चीजें होनी चाहिए। कोई बच्चा बहुत ज्यादा टॉपर है तो उसके हिसाब की जटिल चीजें भी उस पाठ्यचर्या के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, देखिए रुचि तथा आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यचर्या की विषय वस्तु बालकों की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए, यानी बालक की रुचि किस चीज में हो सकती है, बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, वो चीज उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक। पाठ्यचर्या को कौन कौन प्रभावित करता है, देखिए किसी पाठ्यचर्या के निर्धारण में अनेक सिद्धांतों को तो दृष्टिगत रखा ही जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त कुछ और तत्व भी होते हैं जो पाठ्यचर्या निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, यानी कि पाठ्यचर्या को प्रभावित कौन कौन करेंगे। तो देखिए पाठ्यचर्या को प्रभावित करने के लिए पाठ्यक्रम के आधार या पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। सबसे पहला जो कारक होता है, सबसे पहला होता है कौन, बालक। बालक ही उसको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। किस प्रकार से करेगा, तो देखिए पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के अनुसार होता है, इसलिए बालक की रुचियां, स्तर और क्षमताओं पर बल दिया जाता है। तो बालक जो है इसका मुख्य कारक है, जो किसको निर्धारित किसको प्रभावित करेगा, पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा। ठीक है, अगला देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए। ये भी अपन देख चुके हैं कि पाठ्यक्रम बालक के लिए है, बालक पाठ्यक्रम के लिए नहीं है, ये चीज आपको पता चल गई। दूसरा जो है वो दूसरा कारक कौन होगा, समाज होगा। समाज किस प्रकार से पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा, तो देखिए प्रत्येक समाज की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को महत्व दिया जाना चाहिए या उनको दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो कारक है वो कौन सा है, दर्शन। दर्शन किस प्रकार से करता है कि दर्शन का अर्थ होता है विचारधारा। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली उस राष्ट्र की प्रचलित मान्यताओं एवं विचारधाराओं के अनुसार होती चाहिए। इस प्रकार से इसको क्या करेगा, प्रभावित करने वाले कारकों में रखा जाएगा। इसके बाद शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली किस प्रकार से प्रभावित करेगी, देखिए प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप जो है प्रचलित शासन व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में भी स्वतंत्रता, समानता जैसे गुण पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारकों में मैं बात कर रहा हूँ। अगला जो इंपॉर्टेंट कारक है वो क्या है, आर्थिक रूप से किस प्रकार से होता है, तो देखिए किसी भी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। जो राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं वह शिक्षा की प्रणाली नवीन होती है, वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और जो थोड़े से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं वहाँ पे वैज्ञानिक जो प्रणाली है या फिर नवीन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। आप यदि तुलना करेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली और एक अमेरिका की शिक्षा प्रणाली तो आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक रूप से संपन्न देश है और भारत अभी विकासशील देश है, वो अभी आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है जितना अमेरिका है। तो दोनों की शिक्षा प्रणाली में कितना डिफरेंस है ये आपको पता है खुद ही। आगे बात करते हैं, देखिए कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, यानी कि 9-10 क्लास की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए बालकों को इस स्तर पर बालकों को नियमों एवं सिद्धांतों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन की परिभाषा एवं सूत्रों को रटना नहीं चाहिए। परिभाषा और सूत्रों को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उसका उपयोग करना भी आना चाहिए, उनको समझ में आनी चाहिए ये चीज। अनुमान एवं व्याख्या कौशलों का विकास करना चाहिए। घटनाओं का कारक विश्लेषण के आधार पर समझने की कुशलता विकसित करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को क्या है कि कुशल बनाना है हमें। माध्यमिक स्तर पर यदि कोई बच्चा आ गया है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कुशलता को विकसित करना चाहिए। बालकों को विभिन्न नियमों को व्यावहारिक एवं प्रायोगिक आधार पर सीखने के अवसर देने चाहिए। यानी कि मान के चलिए हमने विज्ञान में उस बच्चे को किसी प्रकार का कोई नियम बताया, तो उस नियम का वो व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, प्रायोगिक रूप से वो किस प्रकार से उपयोग कर सकता है, उनको किस प्रकार से सीख सकता है और उस सीखने के बाद उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से कर सकता है, इसके अवसर बच्चे को मिलने चाहिए माध्यमिक स्तर पर। इसके बाद बात करें तो बालकों में वैज्ञानिक साक्षरता एवं वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करनी चाहिए। जब बच्चा 9-10 क्लास में आ चुका है, यानी कि माध्यमिक स्तर पर वो आ चुका है, तो उसके अंदर वैज्ञानिक साक्षरता और वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित होनी चाहिए। विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये माध्यमिक स्तर पर हमने बात कर ली विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। अगले हेड टॉपिक पर अपन आते हैं जिसका नाम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, वापस एक बार बताता हूँ कि अपन ने पढ़ क्या लिया, जिससे अपन रिकॉल होते हुए चलेंगे। देखिए तो अपन ने जो पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत है ये अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन तीसरी सब टॉपिक पर आ गए हैं जो है अपना एनसीएफ 2005। ठीक है, चलिए एनसीएफ 2005 की अपन बात कर लेते हैं।
देखिए, तो एनसीएफ जो है, 2 चीज़ें हैं पहले आपको समझनी होगी। एक तो होता है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और दूसरा होता है एनईपी जिसे अपन कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या है, एक बृहद संप्रत्यय है। अभी मैंने आपको बताया था ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है सॉरी, और एक बड़ी चीज़ है जिसके अंदर काम होता है किसका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। ये चीज़ आपको पता चल गई। यानी कि जो पॉलिसी होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी चल रही है 2020 वाली, उसके अंदर बहुत सारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो कि हमें देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आती जाएगी। ठीक है, तो जो एनसीएफ है वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1968 के अंदर आई थी, फिर 1986 के अंदर आई थी, फिर एक पार्ट ऑफ एक्शन आया था, एनईपी नहीं आई थी, पार्ट ऑफ एक्शन आया था 1992 के अंदर, जिसे अपन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते थे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे फैक्ट है। इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति आई कौन सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि धीरे धीरे अभी अप्लाई होने जा रही है। इसके अंदर जो एनसीएफ आया, तो सबसे पहला एनसीएफ आया यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 1975 के अंदर, दूसरा एनसीएफ आया 1988 के अंदर, और तीसरा एनसीएफ आया 2000 के अंदर, और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो आ रहा है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, अब देखिए कुछ आयोग हैं, कुछ सीधे सीधे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहला होता है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, 1948 के अंदर बन गया, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा होती है उसके लिए ये आयोग बनाया गया था। उसके बाद मुदालियर आयोग बना 1952 के अंदर, कब बना ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बना माध्यमिक शिक्षा के लिए, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी अपन कह देते हैं। इसके बाद कोठारी आयोग बना 1964 के अंदर, और कब तक चला ये, 1966 के अंदर इसने क्या दिया, अपनी रिपोर्ट दी। ये कब बना था वो मैं यहाँ पे इसको करेक्शन कर देता हूँ, 1964 के अंदर ये बना था, और 1966 के अंदर इसने क्या दी, अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी थी। अब देखिए, समय समय पर क्या हुआ, भारत की विभिन्न शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा प्रणाली में समय समय पर क्या होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक बड़े बदलाव की आवश्यकता जब महसूस हुई जब 21वीं सदी का प्रारंभ हुआ और सूचना संचार की क्या हुई, क्रांति हुई। ऐसी स्थिति में जो शिक्षाविद थे उनका मानना क्या था कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है, उसमें क्या किया जाए, एक बड़ा बदलाव किया जाए। इसमें उस समय होता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी, जिसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। उसने एक नई पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण का फैसला लिया जिसका नाम दिया गया क्या, एनसीएफ 2005, जिसका स्थान शीघ्र ही कौन लेने वाला है, एनसीएफ 2023 लेने वाला है। नई शिक्षा नीति के अंदर मैंने आपको बताया, नई शिक्षा नीति तो मानी गई है कौन सी, 2020, एनईपी तो चल रही है 2020, इस एनईपी के अंदर एनसीएफ आएगा कौन सा, 2023। ठीक है, चलिए 1993 के अंदर कौन हुए, यूजीसी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशवाल ने एक कोड दिया, उस कोड का नाम था बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बॉर्डर सॉरी बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा। ये सीधा पूछा जाता है कि यशपाल अध्यक्ष जो थे, प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने क्या कोड दिया था, तो बिना बोझ की शिक्षा दी थी, जो कि एनसीएफ की क्या है, कोट लाइन भी है। इसके बाद कहा कि पाठ्यचर्या निर्माण में इस बात पर अधिक विचार किया जाए कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। प्रोफेसर यशपाल के इन सुझावों को एनसीएफ 2005 में शामिल कर लिया गया और उन्हें एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा आप। एनसीएफ राष्ट्रीय संचालन जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। इस संचालन समिति में कितने सदस्य थे, 35+3, जिनमें 3 सदस्य एनसीईआरटी से भी थे, ये भी फैक्ट है। इसमें राजस्थान से एकमात्र सदस्य कौन से, रोहित धनखड़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। समिति के अन्य सदस्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद थे, वैज्ञानिक थे, विषय विशेषज्ञ थे, अध्यापक शामिल थे। इनमें कुल 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। ये पे आपको ध्यान रखना है कि कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया, तो 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का क्या किया गया, गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध से, किसे लिया गया है, निबंध से लिया गया है, और निबंध का नाम क्या है, सभ्यता और प्रगति। ये पेपर के अंदर 2018 के पेपर के अंदर पूछा गया था सेकंड गेट के अंदर ही कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन से निबंध से लिया गया है, तो वहाँ पे सेम टू सेम यही ऑप्शन था, लेकिन ये जो बीच वाला कनेक्टिव वर्ड है इसको चेंज कर दिया था, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता या प्रगति, सभ्यता व प्रगति, कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं कि एनसीएफ 2005 की में विज्ञान के फोकस समूहों के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर अरविंद थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद एनसीएफ 2005 के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत कितने थे, तो 5 सिद्धांत थे, इनमें से कुल 5 अध्याय थे। ठीक है, ये आपको क्या हो गए, सीधे सीधे फैक्ट हो गए। अब एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय रखे गए थे, तो 5 अध्याय रखे गए थे। इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिएगा एनसीएफ के आगे चल रहा है 2005, यानी कि यहाँ पे भी 5। इसके बाद प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत कितने थे, तो वो भी 5 थे। कुल अध्याय कितने थे, तो वो भी 5 थे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला अध्याय कौन सा था, परिप्रेक्ष्य अध्याय था। दूसरा अध्याय था सीखना और ज्ञान।
तीसरा अध्याय था पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था तथा आकलन। चौथा था विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण और पांचवा था व्यवस्थागत सुधार। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये पूछेगा कि एनसीएफ 2005 निम्न में से कौन सा अध्याय नहीं है। तो 3 तो आपके होंगे और 1 नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए, एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखा जाए, ज्ञान केवल पुस्तक तक केंद्रित ना रहे, पाठ्यचर्या केवल पुस्तक केंद्रित ना हो, जो परीक्षा है उसको लचीला बनाया जाए, उसे कक्षा कक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए। इसका मतलब ये होता है कि परीक्षा का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपने जो क्लास में पढ़ाया उसका एक टेस्ट ले लिया और टेस्ट लेने के बाद आपने क्या कर दिया, बच्चे का मूल्यांकन कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा कैसी होनी चाहिए कि उस परीक्षा में कक्षा कक्षा गतिविधियों में को भी जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि बच्चे का कक्षा में व्यवहार कैसा है, बच्चा प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता, बच्चा टाइम से स्कूल आता है कि नहीं आता, बच्चा अनुशासन में रहता है कि नहीं रहता, बच्चा कक्षा कक्षी गतिविधियों में भाग लेता है कि नहीं लेता, बच्चा जो स्कूल में गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेता है कि नहीं लेता, कुछ सह शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेता है कि नहीं लेता। तो उन सारी गतिविधियों का निचोड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, परीक्षा लेनी है और उस परीक्षा में उनको सम्मिलित करना, सम्मिलित करने के बाद उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है, उसका रिजल्ट देना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, ज्ञान को बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पित विद्यार्थी तैयार होना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे विद्यार्थी तैयार करने हैं जो कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति क्या रहे, समर्पित रहे, ठीक है। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 जो है वो अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी होती है उस पर यह आधारित है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये कहती है कि जो भी ज्ञान होता है वो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। लेकिन शिक्षक जब उसको निर्देशित करता है, कोई ज्ञान उसको देता है, तो वो बच्चा क्या करता है कि उस ज्ञान को सबसे पहले अंदर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर वो ज्ञान उसके अंदर बैठ जाता है या फिर उसको बाहर निकालता है, अपने विचारों को बाहर निकालता है, अपने तर्कों को बाहर निकालता है। इसको कहते हैं निर्मितवाद, यानी कि वो खुद के विचार निर्मित करता है, ज्ञान उसके अंदर पहले से ऑटोमेटिक समाहित रहता है। जो इस बात का समर्थन करता है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वे अपने नवीन अनुभवों को पूर्व ज्ञान के सापेक्ष देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, निर्मितवादी जो सिद्धांत है वो क्या करता है कि बालक ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, यानी कि उनके पास ऑटोमेटिक ज्ञान है पहले से, लेकिन जो नवीन अनुभव जो आपने नया उनको कुछ बताया है उसको पूर्व ज्ञान के सापेक्ष वो देखते हैं। इसके बाद देखिए, एनसीएफ 2005 में 9 विषयों के प्रति दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया था। वो कौन कौन सी विषय थी, सबसे पहले भाषा थी, फिर गणित थी, कंप्यूटर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कार्यान्वयन और शांति शिक्षा। अब एनसीएफ 2005 का विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो आप देखिए, क्योंकि अपन विज्ञान के शिक्षण विधियां हैं वो पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित न रहकर बालकों को अन्वेषण और नवाचारों की ओर प्रेरित करने का साधन हो। ये पहली बात रखी गई कि विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कि ऐसा नहीं हमने बच्चों को पढ़ाया, सैद्धांतिक ज्ञान दे दिया, प्रायोगिक ज्ञान दे दिया और खत्म हो गई बच्चे की कहानी। नहीं, बच्चा हमेशा अन्वेषक प्रकृति का होना चाहिए, यानी उसमें नई नई चीज़ों को खोज करने की प्रकृति विकसित होनी चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे को नवाचार करने भी आने चाहिए। इसकी ओर अपने को क्या करना है, बच्चे को प्रेरित करना है। ये बालकों की जिज्ञासा में वृद्धि के साथ साथ उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करे और व्यवहारिक कौशलों को अर्जन करने में सहायता करना चाहिए। यानी कि बच्चे में अपन जिज्ञासा का विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास भी होना चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है कि किसी भी चीज के ऊपर अपने विचार रखना। अब वो विचार आपके सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो विचार आपके नकारात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में सीखने की प्रक्रिया में गतिविधि आधारित अधिगम, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ध्यान रखिएगा, एबीएल पर सर्वाधिक बल दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एनसीएफ का जो था वो अध्यापक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, देखिए, अध्यापक क्या करता है, सूचनाओं का स्रोत नहीं है, सूचनाएं हर किसी के पास है, ध्यान रखिएगा। जो एनसीएफ ने क्या बताया कि अध्यापक जो है वो केवल सूचनाओं का स्रोत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूचना वर्तमान समय में आपको पता है, सूचना जो है बच्चा, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी छात्र है, वो अपनी जेब में लेके घूम रहा है। आपको पता है 6 क्लास का बच्चा जो है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं वो इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो केवल सूचनाओं का स्रोत नहीं होना चाहिए, वह केवल एक सहजकर्ता यानी कि फैसिलेटर, सुगम करता होना चाहिए, जो सूचना एवं तथ्यों को ज्ञान को अवबोध में बदलने की प्रक्रिया में बालक को सहयोग कर सके। यानी कि केवल ज्ञान देना उसका काम नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के अंदर अवबोध होना चाहिए, उस ज्ञान की समझ विकसित करने वाला, एक प्रक्रिया में बालकों की क्या करना चाहिए, सहयोग करने वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये क्या था, बच्चों के प्रति, ये एनसीएफ का अध्यापक के प्रति दृष्टिकोण था, ठीक है। एनसीएफ 2005 का बालकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो देखिए, ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक की गति एवं प्रकृति विशिष्ट होती है। ये हमें पता है कि प्रत्येक बालक अलग गति से सीखता है, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होती है। वह सक्रिय रूप से किसी नवीन स्थिति को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए एक विशिष्ट अर्थ का निर्माण करता है। इसलिए बालक को स्वतंत्र अनुक्रिया की जाए, करने दी जाए तथा अपने अनुभवों से ज्ञान निर्माण करने का अवसर दिया जाए। यानी कि इसका कहना यह है कि बच्चे को कोई भी चीज थोपी ना जाए बच्चे के ऊपर। बच्चे को ये ना कहा जाए कि मैं तो उससे जितना कह रहा हूँ तू उतना कर, तू अपना दिमाग मत लगा,
हम बच्चे से पढ़ा रहे हैं, बच्चा अपन से क्रॉस क्वेश्चन कह रहा है तो हमने उसको बिठा दिया नीचे, बैठ जा बैठ जा, मैं जो बता रहा हूँ केवल उतना याद कर, मैंने तू बताया केवल उतना ही तुझे पढ़ना है, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं पढ़ना। तो ऐसी चीज़ों से अपने को बचना है और बच्चे को स्वतंत्र रूप से अनुक्रियाएं करने देनी जाने की छूट अपने को देनी है। ये था बालक के प्रति एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है। तो एनसीएफ 2005 का पहला सुझाव यह था कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षण का माध्यम बालक की मातृभाषा में होना चाहिए। इसके बाद एनसीएफ 2005 का दूसरा सुझाव यह था कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी कि जो अपन सूचना दे रहे हैं उसको ज्ञान न माना जाए। ठीक है, आगे देखिए, विशाल पाठ्यक्रम तथा मोटी किताबें शिक्षण अधिगम प्रणाली को विफलता की सूचक है, इससे बचा जाए। यानी कि बड़ा पाठ्यक्रम नहीं रखना है, मोटी मोटी किताबें नहीं रखनी है, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रणाली की क्या होती है, विफलता की सूचक है। जितना ज़्यादा मोटी किताब आपने रख दी, इसका मतलब शिक्षण अधिगम प्रणाली क्या होगी, विफल होने वाली है। इसके बाद अच्छे विद्यार्थी की अवधारणा में बदलाव किया जाए। एक अच्छा विद्यार्थी क्या है, तो एनसीएफ 2005 ने क्या बताया, अच्छा विद्यार्थी वह है जो कक्षा में तर्कपूर्ण तरीके से अपने जिज्ञासा प्रश्न पूछे, अपने मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करे। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है, एनसीएफ 2005 के बाद यदि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा हमसे बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, थोड़ा पढ़ाया फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, सर ऐसे कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर ये आपने कैसे बता दिया, इसके बारे में और बताइए। अगर बच्चा जिज्ञासापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, तर्कपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम एक बार के लिए इरिटेट हो सकते हैं, हमें लगेगा यार ये बच्चा बेकार है, लेकिन वो बच्चा बेकार नहीं है। वो एनसीएफ 2005 के अनुसार वो बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा विद्यार्थी है वो। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछ रहा है और अपने मौलिक विचारों को क्या कर रहा है, अभिव्यक्ति भी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अच्छी कक्षा की अवधारणा में भी बदलाव किया जाने। अच्छी कक्षा इनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, जिसमें छात्र शिक्षक तथा छात्र छात्र अंतरक्रियाओं का शोर हो। मान के चलिए अपने स्कूल में बाहर से कोई निरीक्षण करने वाले आए और निरीक्षण करने वाले आने के बाद देखा कि किसका पीरियड चल रहा है, विज्ञान का पीरियड चल रहा है और विज्ञान की कक्षा बिल्कुल शांत बैठी है, तो इसका मतलब वो सबसे खराब कक्षा है उस स्कूल की। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि बाहर से निरीक्षण करने वाले आने के बाद उन्होंने देखा कि इस कक्षा में सबसे ज्यादा शोर हो रहा है, ये कौन सी क्लास चल रही है, और उन्होंने देखा कि ये विज्ञान की क्लास चल रही है और उन्होंने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा शोर हो रहा है। इसका मतलब इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में अंतर क्रियाएं कर रहे हैं, छात्र शिक्षक से अंतर क्रिया कर रहा है, छात्र शिक्षक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बाद छात्र छात्र आपस में जो है डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब वो कक्षा कैसी है, सबसे अच्छी कक्षा को उसको कंसिडर किया जाएगा। ये सबसे अच्छी कक्षा की क्या थी, अवधारणा थी। ठीक है, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए और व्यापक होनी चाहिए। केवल एक ही क्षेत्र के अंदर मूल्यांकन ना किया जाए, यानी कि केवल यह ना देखा जाए कि हमने जो पाठ पढ़ाया उस पाठ में से बच्चा कितने प्रश्न कर पा रहा है। ये जो होता है ये संकीर्ण अवधारणा होती है। लेकिन व्यापक अवधारणा कैसी होती है कि हमने क्या पढ़ाया वो भी बच्चे को आना चाहिए, इसके अलावा हम उससे हटके कोई चीज़ और प्रश्न पूछ लेते हैं वो भी उस बच्चे को आना चाहिए। यानी कि अपने को मूल्यांकन क्या करना है, उसका व्यापक रूप से मूल्यांकन करना है। वो कक्षा में गतिविधियों में भाग लेता है या नहीं लेता, वो सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है कि नहीं लेता, वो अनुशासन से रहता है कि नहीं रहता, ये सारी चीज़ों का भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत रूप से होना चाहिए। 10वीं मोड कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए। आगमनात्मक जो शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। यानी कि आगमनात्मक शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं कि सबसे पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाए, फिर उसको क्या बताया जाए, नियम बताया जाए। सबसे पहले उसको सरल चीज़ बताई जाए, फिर उसको जटिल की ओर ले जाया जाए, यानी कि कठिन की ओर ले जाया जाए। ये होते हैं आगमनात्मक शिक्षण के शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो ये क्या दिए गए, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव दिए गए। तो अब यहाँ पे अपना एनसीएफ 2005 है वो भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। वापस आपको लेके चलता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, देखिए टिक लगा लेते हैं एक बार, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, पाठ्यक्रम चयन और संगठन के कारक पढ़ लिए, एनसीएफ 2005 भी पढ़ लिया। अब अपने चौथे सब टॉपिक्स पर आते जो है इकाई योजना एवं पाठ्य योजना। ठीक है, चलिए एनसीएफ 2005 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपना है योजना निर्माण तथा उसके प्रकार, इसकी बात करते हैं। देखिए अपन बात करते हैं कि इसकी योजना क्या है। सबसे पहले तो देखिए आपको ये समझना होगा, अभी मैं इससे हट के थोड़ी सी आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अपन कोई भी काम करते हैं, ठीक है, मान के चलिए अपन ने जैसे प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, और एक तो प्रिपरेशन अपन ऐसे करें कि ना तो हमें इसका सिलेबस पता है कि क्या इसका सिलेबस है, ना हमने सिलेबस को देखा एक भी बार कि इसका क्या सिलेबस है, ना हमें बुक्स के बारे में पता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, ना हमें इसका सब्जेक्ट के बारे में पता है कि इसके सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, ना हमें ये पता कि कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, ना हमें ये पता कि इसका पेपर कब है, ना हमें ये पता कि इसके फॉर्म किस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक है, हमसे तो ये कह दिया कि आपको सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है और आज जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा, कि आपने खुद ने ये सोच लिया कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं पेपर में जाके बैठ जाऊंगा। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में सफल हो सकता है। आई होप ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में सफल हो सकता है। तो यदि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी क्या बनानी चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए, एक रणनीति बनानी चाहिए। यदि हमने उसकी योजना और रणनीति सही प्रकार से बना ली तो आपके 50% चांस बढ़ जाता है कि आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ आपने लिंक कर दी कि आपने जैसे किसी भी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है,
आपने कोई भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया कि मुझे आज कक्षा में जाके बच्चों को ये वाला पाठ पढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले उसकी योजना बनानी पड़ेगी। अगर आपने योजना बना ली, अच्छे से आपने योजना बना ली तो और आप उस योजना के अनुसार चले तो आप सफल हो जाओगे कि जिस उद्देश्य को लेकर आप कक्षा में गए थे उस उद्देश्य की प्राप्ति आपने कर ली। बस ये वाली चीज़ अपने को शैक्षिक उद्देश्यों के अंदर रख लेनी है और इसी आधार से जो योजना है वो चलती है। ठीक है, देखिए बीएस ब्लूम की जो त्रिध्रुवीय योजना थी उसमें सबसे पहला ध्रुव था वो था उद्देश्य, यानी कि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण जो होता है वो उसमें देखिए इन उद्देश्यों की जो सर्वश्रेष्ठ तथा अधिकतम प्राप्ति हेतु ये आवश्यक है कि उस कार्य को संगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से एक रणनीति बनाकर किया जाए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसको शैक्षिक नियोजन कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसको क्या कहते हैं? शैक्षिक नियोजन कहते हैं, जिसमें अपन अधिगम के प्रतिफलों, शिक्षण व्यू रचना, मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए एक योजना तैयार करते हैं और इसी योजना पर निर्भर करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता। कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हम आगे कराने वाले हैं वो किस प्रकार से सफल रहेगी, कितनी सफल रहेगी या फिर असफल रहेगी, वो किस पर निर्भर करेगी? जो योजना आपने बनाई है। जितनी सटीक योजना, जितनी अच्छी योजना आप बनाएंगे उसकी सफलता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए योजना को अधिगम का ब्लूप्रिंट भी कह देते हैं। अधिगम यानी कि हम किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, यदि हमारी योजना अच्छी बन गई, योजना हमने बना ली तो हमने क्या कर लिया? अधिगम का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। शैक्षिक नियोजन का जो प्रमुख सूत्रधार होता है वो शिक्षक होता है, ये आपको पता है कि जो शैक्षिक नियोजन है यानी कि जो टीचिंग मैनेजमेंट है, नियोजन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि टीचिंग मैनेजमेंट जो करने वाला होता है, प्रमुख जो सूत्रधार होता है वो कौन होता है? शिक्षक। यानी कि योजना किसको बनानी होगी? शिक्षक को। उद्देश्यों की प्राप्ति किसको करनी है? शिक्षक को। उद्देश्यों का निर्धारण कौन करेगा? शिक्षक करेगा। मूल्यांकन कौन करेगा? शिक्षक करेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कौन चलाएगा? उसको शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर चलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब योजना की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो चीज देखिए। सबसे पहली परिभाषा क्लार्क ने दी। क्लार्क ने क्या दिया कि ऐसी बुनियादी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों, लक्ष्यों, साधनों, परिणामों को दृष्टिगत रखता है तथा वह भविष्य के कार्यों के मार्गदर्शन हेतु संरचना तैयार करता है, उसे योजना या फिर प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें जैसे अपन बात करें कि कोई बुनियादी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति है जिसके भविष्य के बाद आविष्कार की बात कर रहे हैं, साधनों की बात कर रहे हैं, परिणामों की बात कर रहे हैं, तो इन सब की चीज किसके पास होती है? क्लर्क के पास। ठीक है, क्लर्क से आपको शब्द निकालना है क्लर्क। तो यदि हम कोई भी योजना लेके आए, जैसे सरकार की कोई भी योजना होती है, उस योजना के बारे में जिस भी ऑफिस में वो योजना जाएगी उसके क्लर्क को सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है कि कोई व्यक्ति है या फिर योजना की आप मान लीजिए, उस योजना के भविष्य के क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या उसके आविष्कार हो सकते हैं, कौन कौन से साधनों से इस योजना को प्राप्त किया जा सकता है और इस योजना के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सब किसको नॉलेज होती है? ये सब क्लर्क को पता होता है सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी होती है एलन। एलन ने क्या बताया कि योजना प्लानिंग भविष्य को बांधने वाला एक जाल है। ठीक है, इसको किस तरीके से याद करेंगे? तो देखिए एलन आपको पता है कोचिंग है, एलन कोचिंग है, ऐसे बहुत सारी कोचिंग है जो कि क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का जाल फैला हुआ है, कोचिंग स्क्वायर एक जाल बना हुआ है। ठीक है, एलन है, आकाश है, बहुत सारी कोचिंग है आपको पता है। तो ये सब क्या है? एक जाल है जो कि बच्चों को फंसाने का काम करती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए योजनाओं के प्रकार होते हैं। योजनाओं के प्रकार कौन कौन से हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। योजनाओं के कौन कौन से प्रकार हैं? तो योजना देखिए दो प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घकालिक योजना जो कि लंबे समय के लिए बनाई जाती है, और एक होती है अल्पकालिक योजना जो है शॉर्ट टाइम के लिए बनाई जाती है। जो दीर्घकालिक योजना होती है वो वार्षिक योजना होती है, और अल्पकालिक योजना में दो योजना होती है, इकाई योजना होती है और एक दैनिक पाठ योजना होती है। ठीक है, वार्षिक योजना को अपन एनुअल कहते हैं, और इकाई योजना को यूनिट प्लान कहते हैं, और दैनिक पाठ योजना को डेली प्लान कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे दीर्घकालिक योजना की। ठीक है, इसकी बात करेंगे दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना में क्या होता है? देखिए ऐसी योजना जिनमें निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति दीर्घकाल में ही संभव हो पाती है, उन्हें दीर्घकालिक योजना कहते हैं। यानी कि ये लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनाई जाती है, इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति लंबे समय में की जा सकती है, इससे पहले ये चीज संभव नहीं है। जैसे यदि हमें किसी बालक के अंदर अनुसंधानात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, तो इन दोनों चीजों का विकास करने के लिए एक दिन काफी नहीं है, एक कालांश काफी नहीं है, इसके लिए एक लंबा टाइम लग सकता है, यानी कि एक पूरा वर्ष भर लग सकता है। इसलिए गणित में यदि हम बात करें तो तार्किक या अमूर्त चिंतन का विकास करने के लिए या फिर सामाजिक जैसे विषयों में किसी बालक को सभ्य नागरिक के तौर पर विकसित करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों की श्रेणी में आएगा। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? अपन वार्षिक योजना के अंतर्गत रखते हैं। हमारा विज्ञान की टीचिंग मेथड चले तो विज्ञान के लिए मैं बात करूँ, यदि हमें किसी बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है, अन्वेषक दृष्टिकोण का विकास करना है, तो ये एक दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, एक कालांश के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसके लिए वर्ष भर का टाइम चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करें योजनाओं का सही क्रम क्या हो सकता है। तो देखिए दैनिक पाठ योजना हो गई, इकाई पाठ योजना हो गई। कि जो दैनिक पाठ योजना होती है वो इकाई योजना के आधार पर बनाई जाती है, जबकि जो इकाई योजना होती है वो स्वयं वार्षिक योजना का ही एक भाग होती है। तो यदि योजनाओं का सही क्रम आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी होती है वार्षिक योजना,
उस वार्षिक योजना के अंदर रखा जाता है किसको, इकाई योजना को, और इकाई योजना के अंदर बनाई जाती है पाठ योजना। यदि मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो देखिए किस तरीके से अपन समझेंगे कि जैसे मान के चलिए कोई 4 पाठ है अपने, ठीक है। 4 पाठ कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों पाठ अपन ने किसके अंदर मान लिए, मान के चलिए जीव विज्ञान के अंदर ये चारों पाठ होते हैं। 10th क्लास की मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चारों पाठ किसके अंदर आते हैं, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ये किसके अंदर आते हैं, रसायन विज्ञान के आते हैं चारों पाठ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो रसायन विज्ञान ही लिख लेता हूँ, रसायन विज्ञान। तो इन चारों पाठों को मिला के अपन ने एक यूनिट बना दी, एक इकाई बना दी, और उस इकाई का नाम लिख दिया रसायन विज्ञान, ठीक है। और ऐसी रसायन विज्ञान, ऐसी ही एक परिवार, एक ऐसी यूनिट होगी जिसका नाम होगा जीव विज्ञान, और ऐसी ही एक यूनिट होगी जिसका नाम होगा भौतिक विज्ञान, और इन सबको मिलकर एक वार्षिक योजना बनेगी जिसको अपन कहेंगे विज्ञान, ठीक है। तो यदि मान के चलिए 9th क्लास की विज्ञान अपने को पढ़ानी है, तो 9th क्लास की पूरी विज्ञान पढ़ाने के लिए अपने को कितना टाइम चाहिए, पूरी वर्ष भर का टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूँ रसायन विज्ञान को पढ़ाना है अपने को, केवल 4 पाठ अपने को पढ़ाने, तो पूरी यूनिट पढ़ाने के लिए वार्षिक योजना से थोड़ा कम टाइम चाहिए। लेकिन यदि मैं पाठ योजना की बात करूँ, तो मान के चलिए हमें केवल पहला पाठ पढ़ाना है, तो पहला पाठ के लिए कौन सी योजना बनानी पड़ेगी, पाठ योजना। पूरे रसायन विज्ञान को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनानी पड़ेगी, इकाई योजना। और पूरी विज्ञान को पढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनानी पड़ेगी, वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी योजना कौन सी होती है, तो वार्षिक योजना होती है, उसके अंदर निहित होती है इकाई योजना, और इकाई योजना के अंदर निहित होती है कौन सी, पाठ योजना, ठीक है। चलिए, अब जो शैक्षिक नियोजन है, शैक्षिक योजना है, उसके समय के समय निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाता है। यानी कि जब भी आप बनाने जा रहे हैं, कोई शैक्षिक योजना बनाने जा रहे हैं, तो कौन से तथ्यों को जो है दृष्टिगत रखा जाएगा। सबसे पहले उद्देश्य, आपको ये पता होना चाहिए कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आप इस योजना का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आप, कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो आप बच्चे के व्यवहार के अंदर देखना चाह रहे हैं। अपेक्षित का मतलब होता है जो मैं अपेक्षा करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। यानी कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो बच्चे के व्यवहार के अंदर मैं चाहता हूँ। उन उद्देश्यों का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, निर्धारण करूँगा कि मुझे ये उद्देश्य बच्चे के अंदर चाहिए। उसके बाद मैं शिक्षण व्यू रचना करूँगा, यानी कि मुझे क्या पढ़ाना है, फिर मुझे कितना पढ़ाना है, कितना डीपली मुझे बच्चों को लेके जाना है। क्या मैं 6 क्लास के अंदर 9th क्लास की चीज़ें पढ़ा के आ जाऊँगा, नहीं। 6 क्लास की चीज़ों के अंदर मुझे 6 क्लास की चीज़ें ही पढ़ानी पड़ेंगी। कैसे पढ़ाना है ये भी मुझे देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों को मुझे, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग मुझे करना है। इसके बाद कब मुझे पढ़ाना है ये भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ, यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग मैं कैसे करूँगा। जैसे मैं शिक्षण सहायक सामग्री में जैसे चौक आता है आपका, ठीक है। इसके अलावा डस्टर आता है, इसके अलावा आपके चार्ट आते हैं, इसके अलावा आपके मॉडल आते हैं। तो इनका प्रयोग मुझे करना है कि नहीं करना, कौन से पाठ के अंदर इनका प्रयोग किया जाएगा, कौन से पाठ के अंदर इनकी आवश्यकता नहीं है, इन सारी चीज़ों को मैं लिखूंगा। इसके बाद मुझे उनका मूल्यांकन भी करना होगा। जो शैक्षिक उद्देश्यों का मैंने निर्धारित किया था, उन्हें निर्धारण करने के बाद मैं उनका मूल्यांकन करूंगा और मूल्यांकन की योजना बनाऊंगा। और मूल्यांकन करने के बाद मैं ये निर्धारित करूंगा कि जो उद्देश्य मैं चाहता था वो बच्चों से प्राप्त हुए या नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए। ये सब चीज़ का निर्धारण कौन करेगा, ये मूल्यांकन करेगा। और फिर जब मूल्यांकन हो जाएगा उसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। तो मुझे पता चला, मान के चलिए जैसे मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का जब मैंने मूल्यांकन किया तो मुझे पता लगा कि 2 बच्चों ने बिल्कुल भी इस बारे में सीखा नहीं है, 2 बच्चों को मैं उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया। तो उनके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा, यानी कि उनको मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। और इसके लिए फिर मुझे उपचारात्मक शिक्षण की अलग से योजना बनानी पड़ेगी, उपचार की मुझे अलग से योजना बनानी पड़ेगी। इन तथ्यों को ध्यान में जब मैं रखूंगा तो मेरी जो योजना बनेगी वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, जैसे आप मान के चलिए जब टीचर बन जाओगे आप, भगवान करे बिल्कुल आप बन जाए टीचर, बनने के बाद आपको एक दैनिक जो शिक्षक डायरी होती है एक, ठीक है, शिक्षक डायरी मिलती है। उस शिक्षक डायरी के अंदर आपको पर्टिकुलर एक परफॉर्मा बना हुआ मिलता है। वार्षिक योजना के लिए अलग से मिलता है, यूनिट प्लान के लिए अलग से मिलता है, और दैनिक जो प्लान होते हैं, यानी कि दैनिक जो पाठ्य योजना होती है उसके लिए अलग से परफॉर्मा मिलता है आपके लिए, और उसमें आपको बनाना पड़ता है। बनाने के बाद शिक्षक जो आपका प्रिंसिपल होता है उससे आपको क्या कराना पड़ता है, उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप शिक्षक के अंदर जब वार्षिक योजना बनाएंगे, यूनिट प्लान बनाएंगे, आप पाठ्य योजना बनाएंगे, तो उसमें आपको इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है, करना चाहिए। यदि आप नहीं बनाते थे तो मतलब जब आप आगे जाएंगे आपको बनाएंगे तो आपको इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए, जिससे आपकी जो योजना है वो बहुत अच्छी तरीके से बन जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन एक एक योजना की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पाठ योजना, सॉरी वार्षिक योजना, जिसे अपन एनुअल प्लान कहते हैं। एनुअल प्लान की क्या होती है कि संपूर्ण सत्र के लिए बनाई जाती है, और ये कैसी होती है, दीर्घकालिक योजना होती है, जिसमें जो सत्र पर्यंत होते हैं सभी करणीय कार्य होते हैं। जैसे शिक्षण कार्य, कौन कौन सी शैक्षिक गतिविधियां कराई जाएंगी, मूल्यांकन की क्या क्या योजना रखी जाएंगी, फर्स्ट टेस्ट कब कराए जाएंगे, सेकंड टेस्ट कब कराए जाएंगे, हाफ ईयरली कब लिए जाएंगे, और विभाग ने कौन कौन से निर्धारित लक्ष्य किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। यह वार्षिक योजना जो है प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय की अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूँ, यदि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ
तो विज्ञान के लिए मुझे 6 की अलग वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी, 7th क्लास की अलग बनानी पड़ती है, 8वीं की अलग बनानी पड़ती है, 9th की अलग बनानी पड़ती है और 10th क्लास की अलग वार्षिक योजना बनानी पड़ती है। यानी कि मुझे टोटल 5 क्लासों की वार्षिक योजना बनानी पड़ती है विज्ञान विषय की। ऐसे ही कोई सामाजिक विज्ञान का टीचर है, वो मान के चलिए केवल 9th-10th क्लास पढ़ाता है, तो उसे 2 वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। ठीक है। वार्षिक योजना बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले होते हैं सत्र के उपलब्ध में कार्य दिवस, यानी कि जो वर्किंग डेज है, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, यानी कि सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं तो 365 दिन में से आपका जो स्कूल है वो कितने दिन खुला। मान के चलिए स्कूल खुलता है अपना 240 से 245 दिन 365 में से। इसके बाद उपलब्ध शैक्षिक दिवस कौन कौन से हैं। अब इसका क्या मतलब है, दोनों में अंतर है। देखिए, सत्र के जो उपलब्ध कार्य दिवस है, मान चलिए टोटल आपका स्कूल कितने दिन खुला, और उपलब्ध शैक्षिक दिन कितने दिन स्कूल में पढ़ाई चली। जैसे कि 15 अगस्त के दिन स्कूल खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती, 26 जनवरी के दिन स्कूल खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती, जब पेपर होते हैं तो उस समय स्कूल खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। तो और कुछ अन्य आयोजन हो जाते हैं, जैसे वार्षिक उत्सव होता है, उस दिन स्कूल खुलता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। तो टोटल स्कूल कितना खुला, 240 245 दिन, उसमें से आपके उपलब्ध शैक्षिक दिवस कितने थे। कौन से दिवस पर हटा देंगे, मूल्यांकन यानी कि पेपर वाले दिनों को हटा दिया, कोई वार्षिक उत्सव हुआ, कोई अन्य आयोजन है उसको हटा दिया। तो जो कुल कार्य दिवस घटा दें यदि हम में से, तो शेष ऐसे दिवस बच जाते हैं जिनमें केवल शिक्षण कार्य कराया जाएगा, उनका उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद पाठ्यक्रम का आकार क्या है, विषय वस्तु को विभिन्न खंडों के हिसाब से आनुपातिक समय देना चाहिए। मान के चलिए पाठ्यक्रम बड़ा है तो अपने को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, पाठ्यक्रम छोटा है तो अपने को कम टाइम देना पड़ेगा। विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर कैसा है, क्या विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर ऐसा है कि मैं कोई चीज़ एक बार पढ़ाऊँ और एक ही बार में बच्चे समझ में आ जाए, बच्चे समझ जाएँ उस चीज़ को, तो यानी कि बौद्धिक स्तर अच्छा है। लेकिन एक क्लास के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चों का बौद्धिक स्तर समान रूप से रहता है। इसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम में से बनाई जाने वाली इकाइयों का विवरण विषय वस्तु अनुभव की समानता के आधार पर। इकाई मुझे खुद बनानी पड़ेंगी, लेकिन सिलेबस के अंदर जो है वो इकाई ऑलरेडी बनी हुई आती है। जब आप क्लास का सिलेबस निकालेंगे तो वहाँ से आपको ऑलरेडी बनी बनाई आती है 9-10 क्लास की। तो इसके बाद प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यू रचना है, कौन कौन से उपागम का यूज में करूंगा, कौन कौन सी विधियों का उपयोग में करूंगा, कौन कौन सी प्राविधियों का उपयोग में करूंगा। ये मुझे उस डायरी के अंदर जब मैं प्लान बनाऊंगा, वार्षिक योजना का प्लान जब मैं बनाता हूँ तो वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। इसके बाद विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन, यानी कि मेरे विद्यालय में कौन कौन से भौतिक संसाधन ऐसे उपलब्ध है जिनका उपयोग करके मैं ये वार्षिक योजना को, यानी वार्षिक योजना को जब मैं बना रहा हूँ तो इसकी प्राप्ति में कर पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया वार्षिक योजना का। इसके बाद प्रत्येक इकाई हेतु आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री पर निर्धारण करना, पूरे सत्र के लिए सह शैक्षणिक गतिविधियों का निर्धारण करना तथा उन्हें आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करना। यानी कि कोई भी मैं इकाई पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, उसके दौरान मैं कौन कौन सी सह शैक्षणिक गतिविधि करूँगा उसको निर्धारण मुझे पहले ही कर लेना है। योजना के अंदर मुझे पहले ही निर्धारित कर लेनी है उन चीज़ों को कि मैं कौन कौन सी सह शैक्षणिक गतिविधियों का निर्धारण कराने वाला हूँ। इसके बाद उनको मैं किस प्रकार से आयोजित कराऊंगा तो उसकी रूपरेखा भी मुझे पहले ही लिख लेनी है उसके अंदर। वार्षिक योजना इस प्रकार से तैयार की जाती है। इसके बाद मूल्यांकन के दिनों का निर्धारण करना, उसकी योजना बनाना, यानी कि मूल्यांकन कब कराया जाएगा, प्रथम टेस्ट कब होंगे, सेकंड टेस्ट कब होंगे। इसका सिबरा के अंदर बाकायदा एक टाइम पीरियड आता है कि इस दिन से इस दिन तक आपके प्रथम टेस्ट चलेंगे, और उसकी क्या बनाना, योजना बनाना कि कौन से चैप्टर मुझे हैं जो फर्स्ट टेस्ट के अंदर देने हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे सेकंड टेस्ट के अंदर देने हैं बच्चों को। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं ठीक प्रकार से नहीं समझा पाया या वो नहीं समझ पाए, उसके बाद मुझे उनको क्या कराना है, उपचारात्मक शिक्षण भी कराना है, तो उसकी योजना भी मुझे पहले ही वार्षिक योजना के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए दूसरी आती है अपनी, ये वार्षिक योजना आपकी समाप्त हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन यूनिट प्लान की, जिसे अपन इकाई योजना कहते हैं। इकाई योजना क्या होती है, देखिए इकाई योजना के जो प्रतिपादक थे वो H.C. मॉरिसन थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इकाई शब्द का अर्थ होता है पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों को विषय वस्तु की समानता या समस्या के समाधान की प्रकृति की समानता पर बने पाठों के समुच्चय से होता है। यानी इकाई का मतलब क्या है, एक मैंने यूनिट बना दी, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो समान प्रकार के थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे जीव विज्ञान के चैप्टर थे वो एक एक तरफ मैंने ले लिए और एक यूनिट बना दी कि जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो चैप्टर थे वो मैंने एक अलग यूनिट बना दी, रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अलग चैप्टर थे, मैंने एक अलग यूनिट बना दी, भौतिक विज्ञान। क्या इनकी विषय वस्तु समान है? बिल्कुल इनकी विषय वस्तु समान है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर ही बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स है, सबके अंदर ही केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है, सबके अंदर ही फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। क्या इनकी समस्या की समाधान की प्रकृति समान है? बिल्कुल समस्या की प्रकृति समाधान की तरीका समान है। इनकी प्रकृति समान है? बिल्कुल इनकी प्रकृति समान है। तो ऐसे पाठों का मैंने एक समुच्चय बना लिया, उस समुच्चय को नाम दे दिया मैंने क्या, योजना, सॉरी उस समुच्चय को नाम दे दिया मैंने इकाई या फिर यूनिट। ठीक है, कुछ विषय वस्तु का ऐसा समुच्चय होती है जिसे अवधारणाओं की समानता, अनुभव की समानता के आधार पर बनाया जाता है। तो यूनिट किस प्रकार से तैयार की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन बात करते हैं इकाई योजना की महत्वपूर्ण परिभाषा। सबसे पहले शिक्षा शब्दकोश के अनुसार तो किसी पाठ्यक्रम की विशिष्ट थीम पर निर्मित पाठों के समुच्चय को इकाई कहा जाता है। विशिष्ट थीम आपको पता है, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक अंग होता है, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसके बाद बॉसिंग ने क्या बताया कि इकाई एक अर्थपूर्ण परस्पर क्रियाओं की ऐसी व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। मॉरिशन का मानना था कि इकाई निर्माण के समय पाठ्य वस्तु को संगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने पर ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण निर्मित होता है, अर्थात बालक अवधारणा को संपूर्णता से समझ पाता है। इकाई योजना जो होती है वो 2 या 2 से अधिक कालांशों की होती है, यानी कि एक कालांश में आप एक यूनिट को कंप्लीट नहीं पढ़ा सकते, या तो 2 पीरियड लगेंगे आपको या 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इकाई योजना देखिए 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है विषय वस्तु केंद्रित, यानी कि ऐसी योजना जिनमें विषय वस्तु कैसी होती है, समान होती है। दूसरी ऐसी योजना जिसके अनुभव समान होते हैं, जैसे इसमें अवधारणाओं के समुच्चय का आधार क्या होता है, विषय वस्तु की समानता होती है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है, तो उनको अपन एक यूनिट के अंदर रख देते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी समस्याओं के समाधान के समय प्राप्त अनुभव कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उनको अपन अनुभव केंद्रित योजना के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इकाई योजना का महत्व क्या होता है वो चीज देखिए। इकाई योजना ही पाठ्य योजना का आधार होती है, यानी कि हम यदि पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी इकाई योजना पता होनी चाहिए। विषय वस्तु को संगठित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है, जिसमें ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण बनता है। इसके बाद शिक्षण के उद्देश्यों, अधिगम सामग्रियों, मूल्यांकन प्रविधियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूनिट प्लान। इसके बाद अवधारणा को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी उसे संपूर्णता से समझ पाता है। यानी कि कोई भी यूनिट अपन ने पढ़ाई, कोई भी चैप्टर अपन ने पढ़ाया, और अपन जब उसका यूनिट बनाते हैं और यूनिट बनाने के बाद बच्चों को समझाते हैं, उस हिसाब से अपन एक तार्किक रूप से, तार्किक क्रम में अपन बच्चे को प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चा उसे संपूर्णता से समझ पाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को संगठित इकाइयों में विभाजित करके पढ़ाने पर उद्देश्यों की पूर्ति तुलनात्मक सरल हो जाती है। यानी कि एक टीचर ऐसा है जो आया और पहले दिन उसने क्या कर दिया, पहले पार्ट से शुरू कर दिया। मान के चलिए पहला पार्ट रसायन विज्ञान का था, पढ़ा दिया। दूसरा पार्ट बायोलॉजी का दिया, पढ़ा दिया। तीसरा फिजिक्स का आया, पढ़ा दिया। चौथा फिर बायो का आ गया, वो पढ़ा दिया। पांचवा फिर केमिस्ट्री का आ गया, वो पढ़ा दिया। एक तो ऐसे कोई टीचर पढ़ा रहा है। दूसरा टीचर ऐसे पढ़ा रहा है कि एक यूनिट्स में उसने बांट लिया। सबसे पहले वो आया, उसने देखा 10 चैप्टर है, 10 में से 3 बायो के, 3 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के। इस प्रकार से उसने बनाया और बनाया बच्चों को कि सबसे पहले मैं सरल कौन सी है, केमिस्ट्री है, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ। और 3 चैप्टर उसने केमिस्ट्री के पढ़ा दिए। दूसरा फिर उसने फिजिक्स ले ली, 3 चैप्टर उसने फिजिक्स से पढ़ा दिए। फिर 4 जो चैप्टर बायो के थे वो उसने पढ़ा दिए। तुलनात्मक रूप से सरल कौन सा पड़ेगा बच्चों के हिसाब से, आप समझिए, तो तुलनात्मक रूप से सरल ये पड़ेगा जो टीचर ने क्या किया है, यूनिट वाइज बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद अगली आती है अपनी कौन सी, दैनिक पाठ योजना, जो अपन डेली कालांश को बनाने से पहले जाते हैं। तो दैनिक पाठ योजना और ये यूनिट प्लान और ये जो वार्षिक प्लान है, ये सारे आपने बीएड के अंदर बनाए होंगे, वही सारी चीजें हैं, वही पढ़नी है आपको। ठीक है, और वही आगे जाके जब आप स्कूल में टीचर बन जाएंगे तो वही सारी चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। देखिए, दैनिक पाठ्य योजना क्या होती है, एक कालांश में प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी योजना है जिसमें शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, जब अपन बात कर रहे थे वार्षिक योजना की, तो वहां पे जो विषय है उसके सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य उद्देश्य कौन से हैं, जैसे बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये क्या है, सामान्य उद्देश्य है। लेकिन जब अपन दैनिक पाठ्य योजना की बात करते हैं, तो दैनिक पाठ्य योजना जो है वो एक कालांश में प्रस्तुत की जाती है और इसमें विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने बताया, बच्चों को मुझे अस्थि वाला चैप्टर आज पढ़ाना है, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया, और इसकी प्राप्ति मैं एक कालांश के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, यह गेस्टल्ट बाल से प्रभावित एक विचार है जिसमें पूर्ण से अंश की सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि पहले मैं सारी चीजें बता दूंगा, फिर छोटी छोटी चीजों में उसको बताना जाऊंगा। यानी सबसे पहले संपूर्ण बता दिया, फिर उसको अंश की ओर, यानी कि छोटे पार्ट की ओर में लेके जाऊंगा। यह यूनिट प्लान का ही भाग होती है, जिसमें बालकों के पूर्व ज्ञान, अनुभव, अनुदेशात्मक उद्देश्य, शिक्षण कराने योग्य प्रकरण, प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधि, आवश्यक सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन की योजना को संगठित करके विद्यार्थियों के सम्मुख क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बालकों का पूर्व ज्ञान कितना है, तो इसको किस तरीके से देखेंगे कि पहले मैं गया, बच्चों से मैंने कुछ सवाल पूछे, तो मुझे ये पता चल गया कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है। इसके बाद मैंने उसको अनुदेशात्मक, यानी कि मैंने उनको गाइड किया, अनुदेश दिए उनको। इसके बाद मैंने देखा कि शिक्षण कराने योग्य प्रकरण कौन सा है, उसकी मैंने खोज की, और उसमें फिर मैंने ये देखा कि उसमें प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियां कौन सी हैं, कौन कौन सी आवश्यक सामग्रियों का मैं प्रयोग करूंगा, उसके बाद मैं मूल्यांकन किस प्रकार से करूंगा। उस पाठ से संबंधित 4 प्रश्न मैंने लास्ट में पूछ लिए, तो मुझे पता चलेगा कि ये वाला पाठ बच्चों को आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से क्या चलती है, दैनिक पाठ्य योजना चलती है। बोसिंग ने इसकी क्या परिभाषा दी, इसने बताया कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ्य योजना कहा जाता है। यह शिक्षण के उद्देश्यों और शिक्षक द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं की क्या होती है, योजना होती है। बाइंडिंग ने क्या कहा कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों प्रक्रिया को निर्धारित करना क्या होता है, सम्मिलित होता है। ठीक है, पाठ्य योजना के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह शिक्षण की बॉस नहीं बल्कि नौकर है। पाठ्य योजना क्या होती है, शिक्षण की नौकर होती है, अर्थात इसका स्वरूप लचीला होता है। ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये बात कर रहे हैं किसकी, पाठ्य योजना की, तो पाठ्य योजना में क्या होता है कि ये क्या होती है, शिक्षण की नौकर होती है। यानी कि मेरा मन किया कि मैं बच्चों को आज कोई सरल चैप्टर से शुरुआत करता हूँ बच्चों की, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसा कब कर सकते हैं अपन, जब शिक्षण का नौकर बना दिया जाए किसको, पाठ्य योजना को।
आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बच्चों को एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराना चाहूँ जो बच्चों के लिए कैसा हो, दैनिक जीवन में उपयोगी हो, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार इसमें क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं, और इसका स्वरूप कैसा होता है, लचीला भी होता है। ठीक है, चलिए अब पाठ्य योजना का अपन महत्व देख लेते हैं कि पाठ्य योजना का क्या महत्व होता है। तो पाठ्य योजना का सबसे पहले महत्व होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तार्किक रूप से क्या करती है, ये विकास करती है। ठीक है, और एक पाठ्य योजना अगली पाठ्य योजना का क्या होती है, आधार होती है। तो मतलब क्या होता है कि जब मैं एक पाठ की पाठ्य योजना को तैयार नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आगे वाले पाठ को बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसका कहने का मतलब यह है, यानी कि जो अगली पाठ्य योजना का जो आधार होती है, उससे पहले वाली पाठ्य योजना होती है। सामान्य शिक्षण का क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। यानी कि मैं कक्ष में शिक्षण कराने जाना चाहता हूँ, उससे पहले मैंने पाठ्य योजना बना ली, तो मैंने क्या कर लिया, सामान्य शिक्षण का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया पहले ही अपने दिमाग या अपनी डायरी के अंदर। इसके बाद नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने पर बालकों में नवीन विषय वस्तु का अधिगम क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जब मैं देख रहा हूँ बच्चों से, मैंने ये देखा कि बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, और मैंने जाके उनको सबसे पहले उनका पूर्व ज्ञान उनको दिया कि कोई मैं टॉपिक नया शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैंने पहले पूर्व ज्ञान उनको दे दिया कि पहले से आप उसके बारे में क्या जानते हो। और फिर जब उस पूर्व ज्ञान के साथ मैंने नवीन विषय वस्तु को जोड़ा, तो जोड़ने के बाद बच्चों में एक तो रुचि विकसित हुई, दूसरा उनका क्या हो गया, विकास भी हो गया, और नवीन विषय वस्तु को समझने के लिए उनमें सरलता भी हो गई। ठीक है, चलिए इसके बाद शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिस विशिष्ट वन प्राप्ति भी कहते हैं, उनका प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है क्या, पाठ्य योजना। शिक्षण क्रियाओं को संगठित करती है तथा उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, और शिक्षक के कार्य को तुलनात्मक आसान बनाती है। एक तो मैं जाके ऐसे ही रैंडमली क्लास में खड़ा हो जाऊं और बच्चों से जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे पास योजना नहीं है, कोई मेरे पास प्लान नहीं है, मेरे मन में आ रहा है मैं कुछ फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, फिर मैंने 2 बातें बायो की बता दी, फिर मैंने 2 बातें उनको रसायन विज्ञान की बता दी, और इधर 2 बातें मैं किसकी बताने लग गया, सामान्य विज्ञान को उनको बताने लग गया। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, प्रॉपर मैं तरीके से गया, पहले मैंने बच्चों से पूछा कि उनको आता क्या है, फिर मैंने उनके पूर्व ज्ञान को थोड़ा सा निखारा, और निखारने के बाद मैंने उनसे नए ज्ञान की थोड़ी सी क्या कर दी, उनको पढ़ा दिया, आगे कुछ उनको नई चीजें बता दी। तो कौन सी चीज सरल रहेगी बच्चे को, तुलनात्मक आसान कौन सी लगेगी, मेरे लिए भी तुलनात्मक आसान कौन सा है, ये वाला तरीका ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए पाठ्य योजना के उपागम। तो उपागम से पहले आपको ये शब्द समझ में आना चाहिए, उपागम का मतलब होता क्या है। तो उपागम का मतलब होता है क्रियाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य अपन करने वाले हैं, पाठ्य योजना अपन बनाने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन से उपागम आएंगे, कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो मैं उसमें करने वाला हूँ। तो सबसे पहला आता है हर वर्ड का उपागम, हर वर्ड की पंचपदीय प्रणाली जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, तो पाठ्य योजना के सभी उपागम सर्वाधिक लोकप्रिय उपागम कौन सा है, हर वर्ड का उपागम, जिसे पाठ्य योजना की जननी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। भारत के जितने भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उसमें पाठ्य योजना का जो आधार होता है वो हर वर्ड की पंचपदीय प्रणाली को ही कहा जाता है। इसके उपागमकर्ता कौन थे, यानी प्रतिपादक कौन थे, तो J.F. हर्बर्ट थे। हर्बर्ट ने पाठ्य योजना अपने जो उपागम था पाठ्य योजना का, उसमें 4 पद दिए थे। सबसे पहले स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, विधि। यही आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मैं चीजें अंडरलाइन और आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट के शिष्यों ने, जिलर और राइन ने मिलकर इसमें संशोधन कर दिया, और पूर्व में पंचपदीय प्रणाली के अंतर्गत निम्न 5 पद जो है वो निर्धारित कर दिए। सबसे पहले प्रस्तावना कर दिया, फिर प्रस्तुतिकरण कर दिया, फिर व्यवस्था कर दिया, और फिर तुलना कर दी, और फिर सामान्यकरण कर दिया। इस तरीके से 5 पद बना दिए। लेकिन लास्ट में फिर इसको संशोधन किया गया, और अंतिम रूप से जो फाइनल संशोधन के बाद जो प्रयोग किए गए, यानी कि जो 5 पद बनाए गए, वो कौन कौन से थे, प्रस्तावना था, प्रस्तुतिकरण था, तुलना थी, सामान्यकरण था, और अनुप्रयोग था। ये सारे अपन बी.एड जब करते हैं तो वहाँ पे अपनी योजना बनाते हैं, पाठ्य योजना, उसके अंदर ये सारी चीजें अपनी रखी जाती हैं। जैसे प्रस्तावना के अंदर अपन प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर तुलना करते हैं, फिर सामान्यकरण होता है, फिर उसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो प्रस्तावना के अंदर स्पष्टता होती है, उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तुतिकरण के अंदर, इसके बाद प्रस्तुतिकरण के अंदर अपन प्रस्तुत करते हैं जो भी टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं। तुलना के अंदर संबंध बताते हैं अपन, सामान्यकरण के अंदर व्यवस्था देखते हैं, और अनुप्रयोग के अंदर कौन कौन सी विधियों का अपन ने प्रयोग किया है, ये चीज अपन देखते हैं। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, प्रस्तुतिकरण पर। कोई भी टीचर होता है, कोई भी शिक्षक होता है, वो प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से कर पा रहा है, इनकी चीजों को प्रस्तुत किस प्रकार से कर पाता है। तो इस चीज पर सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा, बल दिया गया। ये भी अपने को, ये अपन दैनिक जीवन में देखते हैं। एक टीचर ऐसा है जो आया और सब कुछ उसने रट रखा है, और आते ही उसने जो अपना तोता है वो शुरू कर दिया। ठीक है, एक तो ऐसा टीचर है। एक टीचर ऐसा है कि टॉपिक को बिल्कुल खोल के बता रहा है, अच्छे से बता रहा है, बच्चों को समझा के बता रहा है, दैनिक जीवन से चीजों को रिलेट करके बता रहा है। तो यानी कि जो टीचर है वो चीजों को प्रस्तुत किस प्रकार से कर रहा है, चीजों को डिलीवर किस प्रकार से कर रहा है, ये चीज डिपेंड करती है कि वो टीचर अच्छा है या फिर बुरा है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया, ज्ञान का स्रोत से केवल शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य कथन की बात करते हैं अपन, देखिए प्रस्तावना के सबसे अंत में कहा जाने वाला वह कथन जो नवीन विषय वस्तु के परिचय से संबंधित होता है। जब अपन ने बी.एड की थी
और बीएड में जब अपन से माइक्रो टीचिंग वगैरह जो कराई जाती है उसमें उद्देश्य कथन अपने से निकाला जाता है। तो उद्देश्य कथन क्या होता है कि जब अपन बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो पहले अपन जैसे कोई भी टॉपिक अपन शुरू करें तो उसमें बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए आपने कौन कौन से रंग देखे हैं। फिर बच्चे में देखते हैं कि ये रंग देखे हैं आपने, अच्छा नीला रंग कैसा होता है, हरा रंग कैसा होता है, ये अपन मतलब जो 5 प्रश्न अपन पूछते हैं और लास्ट में जाके जब अपन से बच्चे अटक जाते हैं और लास्ट में जाके सवाल का जवाब वो नहीं दे पाते तो हम कह देते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो होता है कौन सा उद्देश्य कथन। ठीक है, ये आप बीएड कर रहे होगे या करी होगी तो आपको पता होगा। इसके बाद ये जो पंचपदीय प्रणाली है ये आपकी खत्म हो गई हर वर्ड वाली। इसके बाद दूसरी आती है हमारे सामने कौन सा, मॉरिसन उपागम। दूसरा आता है मॉरिसन उपागम। मॉरिसन उपागम क्या कहता है, उस उपागम में चक्रीय उपागम भी, इस उपागम को चक्रीय उपागम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस उपागम को चक्रीय उपागम भी कहा जाता है। इसमें बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और अभिप्रेरणाओं को सर्वाधिक बल दिया जाता है। और मॉरिसन के जो उपागम है उसमें भी 5 पद हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अन्वेषण है, दूसरा प्रस्तुतिकरण है, तीसरा आत्मीकरण है, चौथा संगठन और पांचवा वर्णन है। अब देखिए, मॉरिसन के उपागम की बात करें और हार्वर्ड के उपागम की हम बात करें तो उसमें जो एक पद है वो कॉमन है, कौन सा, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बना भी है पहले, कि ऐसा कौन सा पद है जो दोनों उपागमों में सेम है। या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि मॉरिसन और हार्वर्ड के उपागम में समान पद कौन सा है। 3 पद दे देंगे, चौथा दे देंगे प्रस्तुतिकरण, तो यही उसका सही आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन किसका, ब्लूम का उपागम। इसकी बात करते हैं अपन ब्लूम के उपागम की। ब्लूम का उपागम क्या कहता है, देखिए, ब्लूम के उपागम को मूल्यांकन उपागम भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ब्लूम का मानना था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। उपागम को उद्देश्य केंद्रित उपागम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल देता है। तो इसने कितने पद बताए, टोटल 3 पद बताए। सबसे पहला बताया उद्देश्य, उद्देश्य को निर्धारण एवं प्रवासीकरण करना। दूसरा उसने बताया अधिगम अनुभव प्रदान करना। तीसरा इसने बताया मूल्यांकन, यानी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। इसके बाद लास्ट आता है अपना कौन सा है, एनसीईआरटी उपागम या फिर भारतीय उपागम। ये क्या कहता है वो चीज देखिए। भारतीय उपागम कहता है, देखिए, भारतीय उपागम को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इसके प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो इसके 2 आधार है, सबसे पहले होता है अमेरिकन उपागम और दूसरा होता है ब्रिटिश उपागम। अमेरिकी उपागम जो होता है वो विद्यार्थी केंद्रित उपागम माना जाता है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परिस्थितियों के निर्माण, उद्देश्यों के निर्धारण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। और जो ब्रिटिश उपागम होता है वो कैसा है, शिक्षक केंद्रित उपागम होता है, जिसमें शिक्षक क्रियाओं एवं निष्पत्ति परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। भारतीय उपागम जो है इन दोनों का ही मिक्सचर उपागम है। और अपेक्षित व्यवहार प्रबंधन को क्या दी गई है, प्रमुखता दी गई है। भारतीय जो उपागम है उसमें यह माना जाता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्देश्य प्राप्ति का उत्तरदायित्व है वो किसका है, केवल और केवल शिक्षक का है। ये हमें पता है कि जो मैं उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा हूँ वो उद्देश्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और होने चाहिए, इसका उत्तरदायित्व उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, शिक्षक होता है, बच्चे कभी भी नहीं होते। तो यानी कि इंडिया जो यानी कि जो भारतीय उपागम है वो क्या है, शिक्षक केंद्रित उपागम है। ठीक है, अब देखिए, एनसीईआरटी उपागम में निम्न 3 पद दिए होते हैं। इसके में कितने पद हैं, टोटल 3 पद हैं। सबसे पहला होता है इनपुट यानी कि अदा, फिर होती है प्रोसेस और लास्ट में आता है प्रदा यानी कि आउटपुट। देखिए, इनपुट में क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों के सापेक्ष अपन ने क्या कर दिया, उसका परिभाषीकरण कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि उद्देश्य निर्धारण और परिभाषीकरण। इसके बाद अधिगम अनुभव यानी कि शिक्षक और छात्रों के मध्य चलने वाली अंतक्रियाएं, उसको अपन प्रोसेस कहेंगे, प्रक्रिया कहेंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हुई या नहीं हुई। ठीक है, लास्ट आता है हमारे सामने सूक्ष्म शिक्षण उपागम, जिसे अपन माइक्रो टीचिंग करते हैं कहते हैं। ये अपने बीएड में करी भी होगी, ये आपको पता भी है, अच्छे से अभी देखिए और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण उपागम के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, ध्यान रखिएगा, कीथ एंड चिंसन थे। देखिए, शिक्षण क्या एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई सारे कौशलों की आवश्यकता होती है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण योजना होती है वो शिक्षण कौशलों में सुधार की ऐसी ही योजना है जो विषय वस्तु केंद्रित न होकर शिक्षण कौशल केंद्रित होती है। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है, ये माइक्रो टीचिंग जो है वो शिक्षण कार्य होता है उसके कौशलों में सुधार की आवश्यकता करती है। यानी कि आपको जो शिक्षण आप करा रहे हैं उसके कौशलों में आपको सुधार करना है, अच्छे से अच्छा कौशल आपको सीखना है कि आप अच्छे से अच्छा शिक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। माइक्रो टीचिंग में शब्द ही जुड़ा हुआ, माइक्रो यानी कि छोटा, और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण, यानी कि छोटे समय के लिए और छोटे समूहों में आपसे क्या करवाया जाएगा, शिक्षण कराया जाएगा, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और यदि आपके अंदर कोई कमी होगी तो उसको वापस से रिपीट करके सही करा दिया जाएगा। ये होती है माइक्रो टीचिंग। इस योजना का विचार था वो सर्वप्रथम कीथ एचिंसन के दिमाग में आया था और डब्ल्यू एलन ने 1963 में डब्ल्यू एलन ने 1963 के अंदर इसको दिया था। यदि शिक्षक उसके द्वारा कराए गए शिक्षण की रिकॉर्डिंग करके या अन्य किसी माध्यम से प्रतिपुष्टि दी जाए तो उसके शिक्षण कौशलों में सुधार लिया जा सकता है। यह विचार स्किनर ने किया, प्रसूत अधिगम शिक्षण से प्रेरित है। ठीक है, स्किनर का मानना था कि अनुक्रिया कर लेने के पश्चात यदि
फीडबैक दिया जाए, प्रतिपुष्टि दी जाए, तो अगली अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति के व्यवहार में शीघ्र परिमार्जन किया जा सकता है, यानी कि उसको सुधार लाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण योजना में होता क्या है देखिए, इससे पहले ये समझो ऊपर वाली लाइन क्या है कि ये जो दो वैज्ञानिक थे, कीथ एंचरसन थे और डीडब्ल्यू एलन थे, एंचिसन और डीडब्ल्यू एलन, इन्होंने क्या किया कि यदि हम किसी शिक्षक को शिक्षण कार्य करा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको वापस दिखा दें, तो उसको खुद को उसमें कई सारी कमियां दिख जाएंगी और वो कहेगा कि मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं इसमें चीज़ों की सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, वही जो स्किनर था, स्किनर ने क्या किया कि यदि कोई अनुक्रिया कर ले और उस अनुक्रिया करने के बाद अपन उसे फीडबैक दें कि आपने यहाँ पे ये कमियां छोड़ी हैं, तो वो उन कमियों में क्या करेगा, सुधार करेगा, और सुधार करने के बाद उसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से निखर के आ सकती है, यानी कि उसमें शीघ्र ही क्या किया जा सकता है, परिमार्जन लाया जा सकता है। अब सूक्ष्म शिक्षण योजना में होता क्या है, माइक्रो टीचिंग में होता क्या है देखिए, एक छोटा समूह होता है, लगभग 8 से 10 व्यक्ति होते हैं और जिसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लिया जाता है, शिक्षण कराया जाता है, और शिक्षण के पश्चात उसमें क्या दी जाती है, अपने को फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि दी जाती है, जिसके आधार पर पुनः योजना बनाकर पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि आप वापस योजना बनाइए, वापस प्रस्तुतिकरण दीजिए और फिर आपको पुनः क्या देखिए प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, योजना बनाई, उसका आपने प्रस्तुतिकरण किया, प्रस्तुतिकरण करने के बाद आपको फीडबैक दिया गया और फीडबैक करने के बाद आपसे कहा गया, आपको कमियां बता दी और आपके अंदर फीडबैक में ये कमियां थी, फीडबैक में आपको बता दिया गया। फिर आपने क्या किया, पुनः योजना तैयार करी, पुनः प्रस्तुतिकरण दिया गया और पुनः आपको क्या दिया गया, फीडबैक दिया गया। तो अब यहाँ पे देखिए, आप 2 बार यदि आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपने जो पहले कमियां छोड़ी थी उनमें क्या करेंगे, आप सुधार करेंगे 100%। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार नहीं आ जाता, अर्थात शिक्षण कौशलों की त्रुटियां कम होते हुए दूर ना हो जाए। जब तक उन कमियों को बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक यह प्रक्रिया क्या कहेगी, चलती रहेगी। और जो एलन था, उसने जो सूक्ष्म शिक्षण तो अवरोही शिक्षण की संज्ञा की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से शिक्षण की संज्ञा दी थी, अवरोही शिक्षण। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, नीचे की तरफ चल रहा है। तो जो एनसीईआरटी का माइक्रो टीचिंग साइकिल है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर 6 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको प्रस्तुतिकरण के लिए, फिर 6 मिनट में आप क्या करते हैं, फीडबैक दिया जाता है आपको, फिर वापस आपको 12 मिनट में पुनः योजना का टाइम दिया जाएगा 12 मिनट के लिए, फिर आप वापस 6 मिनट में क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण कर देंगे और वापस आप पाँचवें सॉरी छठे नंबर पर क्या करेंगे, वापस आपको फीडबैक दिया जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता ही रहेगा और ये साइकिल जब तक चलेगा जब तक कि आपको जो अपेक्षित शिक्षक सुधार है, शिक्षण में जो सुधार है वो ना कर लिया जाए। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना टाइम चाहिए, 6 मिनट का टाइम आपके लिए लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो वापस आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर अपन ने कर लिए, फिर से बात करते हैं अपन। देखिए, तो ये वाला चैप्टर था अपना, ये वाला टॉपिक है, ये भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इकाई योजना और पाठ्य योजना। अब लास्ट अपना टॉपिक बचता है शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी, जिसे अपन क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। लास्ट टॉपिक अपना बच रहा है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो विज्ञान, जो जीव विज्ञान होती है उसके वहाँ से लिया गया। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। जैसे अपन बात करते हैं एनिमल टैक्सोनॉमी, तो वहाँ पे अपन जीवों का वर्गीकरण करते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी जिसमें अपन पादपों का वर्गीकरण करते हैं। तो वहीं से जो टैक्सोनॉमी शब्द लिया गया, इसका मतलब होता है वर्गीकरण करना चीज़ों को। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पाठ्य पुस्तक निकाली, जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एम्स, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, इन्होंने व्यवहार के 3 पक्षों का उल्लेख किया और प्रत्येक पक्षों को उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया। इसी को अपन कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द जो है बायोलॉजी लिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए। सबसे पहला पक्ष इन्होंने बताया संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा इन्होंने बताया भावनात्मक पक्ष, जिसे अपन कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और लास्ट इन्होंने तीसरा बताया क्रियात्मक पक्ष या फिर मनोगत्यात्मक पक्ष, जिसे अपन कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। जो संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है वो बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं संकलित होती हैं संज्ञानात्मक पक्ष में किसी भी बच्चे की। जिसकी अपन बात करते हैं हेड, जो कि कहाँ से जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा हुआ होता है हमारे मस्तिष्क से, यानी कि हेड से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा इन्होंने बताया जो भावनात्मक पक्ष, इसमें बच्चे की भावनाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, रुचियां होती हैं और उसका दृष्टिकोण से संबंध होता है। ठीक है, जो भावनाएं अपनी जुड़ी हुई होती है, हमको पता है वो कहाँ से जुड़ी हुई होती है, हमारे हार्ट से, यानी कि हृदय से जुड़ी हुई होती है। तीसरा इन्होंने बताया क्रियात्मक या मनोवत्यात्मक पक्ष व्यवहार का, उसके अंदर कौशलों की बात की इन्होंने, हस्तक्रियाओं की बात की, गतियुक्त व्यवहार से संबंधित इन्होंने बताया। और जो भी अपन क्रिया करते हैं, कोई भी हस्त क्रिया करते हैं, तो वो किसे करते हैं, हाथों से करते हैं, यानी कि वो अपना हाथ से इसके जुड़ा हुआ होता है, संबंधित होता है। तो इस तीनों जो अंग है इन्होंने जोड़े और जोड़ के इन्होंने ट्रिपल एच फॉर्मूला बनाया, एच एच एच, यानी कि हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये जो चार्ट बनाया है, देखिए ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इस वाले सर्कल में आप देखेंगे तो यहाँ भी ये मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, यानी कि ये तीनों कैसे हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं।
ठीक है। जब एक पक्ष का विकास हो रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अन्य पक्ष भी एक सीमा तक विकास करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा हो यानी उसका भावनात्मक पक्ष विकास हो रहा होगा तो और कहीं विकास नहीं हो रहा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तीनों पक्ष क्या है, एक साथ सामूहिक रूप से विकास कर रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी बच्चे का जो है उस शारीरिक विकास यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत ज्यादा हो रहा हो, वहाँ उसका भावनात्मक विकास और जो क्रियात्मक विकास है वो थोड़ा सा कम हो रहा हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है। इसलिए जो सर्वांगीण विकास की अवधारणा है इसमें तीनों पक्षों के विकास को ही क्या माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। यानी कि किसी भी बच्चे की अपन कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास के अंदर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होना चाहिए, बच्चे का भावनात्मक विकास भी होना चाहिए और बच्चे का क्रियात्मक विकास भी होना चाहिए। यदि इन तीनों पक्षों में से किसी एक भी पक्ष का विकास नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य था उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो देखिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, ये जो वर्गीकरण है। बालकों का जो अधिगम स्तर है इसको तय करता है और मूल्यांकन प्रक्रिया को क्या बनाता है, सरल बनाता है। ठीक है। आगे देखिए, ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने प्रत्येक पक्ष के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों का निर्धारण सरल से कठिन के क्रम में किया। ठीक है। यानी कि जैसे संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें कुछ उद्देश्य इन्होंने बताए जो कि कैसे थे, सरल से कठिन की ओर थे। इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार किया कि बिना निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त किए उच्च स्तर उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने कुछ ऐसे उद्देश्य लिखे कि संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसमें ये उद्देश्य होते हैं, सरल से कठिन की ओर इन्होंने जमाया। और इन्होंने बताया कि जब भी बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा तो सबसे पहले जो निचले स्तर पर उद्देश्य है उसकी प्राप्ति बच्चा करेगा, तब जाके उचले स्तर की यानी कि जो ऊंचे वाला स्तर है उसकी वो उद्देश्य उसकी प्राप्ति बालक करेगा। तो व्यवहार के जो तीन पक्ष होते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं वापस। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, तीसरा भावनात्मक पक्ष होता है और दूसरा भावनात्मक पक्ष होता है और तीसरा कौन सा होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। जो संज्ञानात्मक पक्ष है इसका जो वर्गीकरण था, इसके उद्देश्यों का वर्गीकरण किया वीएस ब्लूम ने 1956 के अंदर और इन्होंने टोटल उद्देश्य बताए कितने, 6। भावनात्मक पक्ष की बात करें तो इसका जो वर्गीकरण किया था वो कथवाल व मसीहा नाम के साइंटिस्ट ने किया था, कथवाल व मसीहा, जिसका वर्गीकरण किया गया 1964 के अंदर। यदि क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक का जो वर्गीकरण किया था वो सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था 1969 के अंदर और उद्देश्य निर्धारित किए थे कितने, 6 और 6 और 6, यानी कि 6 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था। लेकिन किवलर ने एक और क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य का निर्धारण कर दिया था, इसके उद्देश्य कितने थे, 4 थे। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, जिसे अपन कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमें पता है कितने उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, 6 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। और उद्देश्यों का जो निर्धारण किया गया वो सरल से कठिन की ओर किया गया, यानी कि सबसे पहले निचले स्तर पर होगा सरल और उसके बाद ऊपर की तरफ कठिनाई स्तर का बढ़ता जाएगा। सबसे पहले नंबर पर जो उद्देश्य रखा गया वो ज्ञान रखा गया, यानी कि सबसे पहले कोई बच्चा है जिसका संज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। इसके बाद वो अवबोध की प्राप्ति करेगा, यानी कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। इसके बाद वो उनकी एप्लीकेशन यानी कि उनका अनुप्रयोग करना सीखेगा। इसके बाद वो उनके बारे में विश्लेषण करना सीखेगा, विश्लेषण का मतलब होता है खंड खंड करना। इसके बाद संश्लेषण करना ठीक सीखेगा, यानी कि जो उसने खंड खंड किया था उनको वापस से जोड़ना सीखेगा। और लास्ट में वो क्या सीखेगा, मूल्यांकन सीखेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो चीज आप देखिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि संज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण था, उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, तो बीएस ब्लूम ने किया। कुल उद्देश्यों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो ये 6 है। अब आपसे पूछेगा कि कौन से संज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्य नहीं है, तो आपको ये 6 याद होंगे तो आप बता देंगे कौन सा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्नतम उद्देश्य कौन सा है, तो कौन सा है, ज्ञान। सबसे उच्चतम उद्देश्य कौन सा है, तो कौन सा है, मूल्यांकन है। ठीक है। अब ये जो उद्देश्य है इनकी कुछ एक्शन वर्ब्स है, यानी कि कुछ कार्यसूचक क्रियाएं हैं कि कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं कर पाएगा। ठीक है। जैसे अपन सबसे पहले उद्देश्य की बात करें ज्ञान की, तो यदि बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो चीज़ों को पहचानना सीख जाएगा, वो उनके बारे में बताना सीख जाएगा, उनकी जानकारी होना है। यदि वो स्मरण कर पा रहा है, यदि वो प्रत्यास्मरण कर पा रहा है, प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रिकॉल कर पाना। प्रत्यास्मरण यानी कि चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है, उनको परिभाषित कर पा रहा है। यानी कि आपने बच्चे से पूछा कि सजीव और निर्जीव को परिभाषित कीजिए, उसने बता दिया कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, यानी कि बच्चे को क्या है, ज्ञान का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन आपने उससे कहा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में बता, और बच्चा देख रहा है ऊपर नीचे इधर उधर देख रहा है, यानी कि उसे अभी तक अवबोध नहीं हुआ है, उसे अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, केवल और केवल उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे देखिए अवबोध दूसरे नंबर, इसमें क्या करेगा, सबसे पहला है अंतर करना। यानी कि अभी मैंने आपको बताया यदि आपने उससे पूछा अंतर करके बता, और उसने आपको अंतर बता दिए, 2 अंतर बता दिए, यानी कि उसने 2 सजीव के बता दिए, 2 निर्जीव के बता दिए, इसका मतलब उसको क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। इसके बाद दोनों की वो तुलना कर देगा, संबंध दोनों में स्थापित करना, यदि व्याख्या करना वो सीख गया, सही उदाहरण देना, मैंने उससे पूछा सजीव का उदाहरण दे और उसने बता दिया, निर्जीव का उदाहरण दे उसने दे दिए, तो यानी कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। परिणाम का सही अनुमान लगाना और त्रुटि का पता करना, ये सब क्या है, अवबोध के अंदर आती है जो क्रिया है।
इसके बाद अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग, इसका मतलब क्या है, जो भी उसने सीखा हुआ ज्ञान है, समझा हुआ ज्ञान है, उसका व्यावहारिक परिस्थितियों में वो उपयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है तो उसकी ये जो उद्देश्य है इसकी प्राप्ति हो गई है। समस्या समाधान का की सर्वोत्तम विधि का चयन कर पाना, यानी कि समस्या समाधान की जो सबसे अच्छी विधि है यदि उसका वो चयन कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग उद्देश्य की प्राप्ति वो कर पा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। त्रुटि को दूर कर दिया, यानी त्रुटि को यदि वो केवल पहचान पा रहा है तो उसके अंदर क्या हुई, केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग की अवबोध की प्राप्ति हुई है। लेकिन यदि मैंने उससे पूछा कि अच्छा तूने गति पता लगा लिया, सॉरी त्रुटि का, इन गलती का पता लगा लिया, अब इसको दूर कैसे करेंगे ये भी बता, और वो देख रहा है सर ये तो मुझे नहीं पता दूर कैसे करेंगे, तो केवल और केवल उसके अंदर भी अवबोध की प्राप्ति हुई है, उसने अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग नहीं सीखा। लेकिन उसने मुझे दूर करके भी बता दिया तो अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग की भी उसके अंदर प्राप्ति हो चुकी है। अमूर्त समझ को मूर्त कथन में व्यक्त करना यदि वो सीख जाता है, भविष्य कथन यानी कि पूर्वानुमान लगाना भी वो सीख जाता है, पूर्वानुमान भी कर देता है। यानी कि मैंने उसको कोई भी टॉपिक समझाया और उसने मुझे आगे बता दिया कि सर इस वाले टॉपिक में ये होगा, तो वो भविष्य कथन कर रहा है यानी पूर्वानुमान लगा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग की प्राप्ति हो चुकी है। और जांच करना, किसी भी चीज का वो जांच कर रहा है तो इस उद्देश्य की प्राप्ति वो कर चुका है। इसके बाद बात करें, चौथा है अपना विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि सूचना को विभाजित करके समझना, यानी कि उसको खंड खंड करके समझना और वर्गीकरण करना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको वर्गीकरण वर्गीकरण कब कर पाएगा, जब उसको सारी चीजों की नॉलेज होगी। ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि यदि हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण करते हैं अपन तो किस आधार पे करते हैं कि उसका जंतु का, कोई भी जंतु है जैसे हमारे सामने आया और हम उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो जंतु है या पादप है। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उसका वर्ग कौन सा है, फिर हम देखेंगे उसका कुल कौन सा है, फिर हम देखेंगे उसकी फैमिली कौन सी है, फिर अपन देखेंगे उसका जीनस कौन सा है, फिर हम देखेंगे उसकी स्पीसीज कौन सी है। तो अब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं तो अपन कब कर पाएंगे, जब हमें उसके सारे लक्षण पता होगा, तभी अपन उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि हम उसका खंड खंड करके विभाजित करके सूचनाओं को यदि वो समझ पा रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर विश्लेषण उद्देश्य की प्राप्ति वो कर चुका है। इसके बाद संश्लेषण, संश्लेषण की बात करें कि विभिन्न सूचनाओं को वो एकत्रित करके नवीन निष्कर्ष निकाल पा रहा है। संक्षिप्तीकरण यानी कि समराइजेशन वो उसका कर पा रहा है। प्रारूप यानी कि वो फॉर्मेट बना पा रहा है। और सारांश निकल पा रहा है, सारांश निकाल रहा है किसी चीज का। मैंने उसको कोई भी बात पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि बता इसका सारांश क्या होगा, और उसने मुझे सारांश बता दिया, इसका मतलब क्या है कि वो संश्लेषण उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा है। इसके बाद लास्ट वाला जो उद्देश्य होता है, निर्णय देना, औचित्य निर्धारण करना और आलोचना और प्रशंसा करना, ये सारे क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं जो कि प्राप्ति उसको करनी पड़ेगी। तो संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें ये उद्देश्य हमने देखे, 6 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्य से संबंधित क्रियाएं हैं, यदि इन क्रियाओं को बच्चा कर पा रहा है इसका मतलब उस बच्चे ने संज्ञानात्मक पक्ष का विकास उसका हो चुका है या फिर हो रहा है, और धीरे धीरे सारे उद्देश्यों की प्राप्ति उसने कर ली है। ठीक है, अगले टॉपिक पर अपन आते हैं जो है अपना कैसा, कौन सा, भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों की हम बात करें तो सबसे निम्नतम उद्देश्य होता है आग्रहण यानी कि रिसीविंग, फिर होता है रेस्पॉन्डिंग यानी कि अनुक्रिया, फिर होता है वैल्यूइंग यानी कि अनुमूल्यन, फिर होता है संपृक्तिकरण यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, इसके बाद होता है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, और फिर होता है चारित्रीकरण, विशेषीकरण या फिर कैरेक्टराइजिंग, जो कि उच्चतम स्तर होता है। और निम्नतम स्तर कौन सा होता है, आग्रहण। अब भावनात्मक पक्ष की बात करें, यदि उसको उद्देश्य जो है आग्रहण है उसकी प्राप्ति यदि वो कर पा रहा है, तो यदि बच्चा जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बार बार सहभागिता दिखा रहा है आपके साथ कोई भी टॉपिक में। इसके बाद अनुक्रिया की बात करें तो पूछे गए प्रश्नों के वो उत्तर दे पा रहा है, सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है, सहमत हो रहा है, स्वीकार कर रहा है चीजों को। इसके बाद अनुमूल्यन में होती है तो वरीयता या प्राथमिकता देना, निष्ठा दर्शाना, प्रतिबद्धता दर्शाना। संप्रतिकरण का मतलब होता है अवधारणाओं का निर्माण करना और राय बनाना, वो अपनी राय भी रख रहा है साथ के साथ कि अगर सर ऐसा ना हो के ऐसा कर दे तो अपनी राय रख रहा है, इसका मतलब संप्रतिकरण हो रहा है उसके अंदर। संगठन की बात करें तो व्यवहार में संशोधन करना और रुचियों दृढ़ होना, यानी कि जो किसी चीज में उसकी रुचि आ रही है वो दृढ़ होती जा रही है। चारित्रिक यानी कि किसी विशेष गुण का व्यवहार में स्थायी रूप से दिखना। ठीक है, ये हो इसका भावनात्मक पक्ष। इसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो है वीएस ब्लूम का वो था क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के अंदर जो सिम्पसन ने जो वर्गीकरण दिया था, 6 उद्देश्य जो उसने बताए थे, वो 6 उद्देश्य कौन से थे? सबसे पहले उद्दीपन, अनुकरण, निर्देशों के अनुसार कार्य करना, परिशुद्धता नियंत्रण करना, समन्वय या जोड़बंदी, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। इसमें क्या होता है देखिए, अनुकरण के अंदर क्या होगा, किसी को देखकर या नकल करके कार्य करना। अनुकरण कर रहा है किसी चीज का, अनुकरण कर रहा है, अनुकरण का मतलब क्या था, किसी चीज को अपन देखते हैं, नकल करते हैं उसकी, वो कार्य कर रहा है। इसके बाद निर्देशों के अनुसार कार्य करना, जिसे अपन मैनिपुलेशन कहते हैं, किसी के द्वारा मौखिक निर्देश दिए जाने पर तदनुसार कार्य करना, किसी को उसको मौखिक निर्देश दिए और उसी अनुसार कार्य कर रहा है। क्रियात्मक पक्ष के कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है वो, मैनिपुलेशन, स्थिति या निर्देशों के अनुसार कार्य करना की। फिर परिशुद्धता यानी कि कंट्रोल, खुद के ऊपर कंट्रोल करना वो सीख रहा है, किसी कार्य को बार बार करना अर्थात पुनरावृत्ति करना ताकि त्रुटियों पर नियंत्रण हो, परिशुद्धता की ओर बढ़ा जाए। इसके बाद समन्वय या फिर जोड़बंदी, एक साथ कई सारे कार्य कर रहा है यदि वो। स्वाभाविकरण, किसी कौशल का व्यवहार का एक अंग बनने लग जाना, और आदत निर्माण, किसी कौशल का स्थायी अंग या आदत बन जाना। इसके बाद जो किवलर था उसने 4 उद्देश्य बताए। 4 उद्देश्य कौन से बताए? स्थूल शरीर गतिकी,
गति में उत्कृष्ट समन्वय, अशाब्दिक संप्रेषण और वाणी व्यवहार शाब्दिक संप्रेषण। ये केवल आपको 4 है, नाम याद रख लेने हैं, इनकी क्रियाएं आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए एनसीईआरटी ने भी 6 अनुदेशात्मक उद्देश्य बताए और कार्यसूचक क्रियाएं बताई। 6 कौन से हैं? देखिए सबसे पहले होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। यदि हम इनको पक्ष देखें तो ये जो ऊपर के 3 आते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये तो आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। जो कौशल आता है, हस्त कौशल जिसकी अपन बात करते हैं, वो क्रियात्मक पक्ष के अंदर आता है। और अभिरुचि और अभिवृत्ति है, ये किसकी है? भावात्मक पक्ष है। ये अपन पीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देख चुके थे। अब अपन देखते हैं कि ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य, उनकी कार्यसूचक क्रिया कौन सी है। तो यदि नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञानात्मक की बात करते हैं, ये सारे आपने देखा होगा, जो आपने बीएड की डायरी बनाई होगी उसमें ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो विषय यानी कि विज्ञान के जो तथ्य है, सिद्धांत है, संकेत होगा, यदि वो रिकॉल कर पा रहा है, पुनः स्मरण कर पा रहा है, प्रत्यास्मरण कर पा रहा है, तो उसके ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। यदि वो विज्ञान के जो तथ्य है, सिद्धांत है, संकेत है, आकृतियों को पहचान पा रहा है, तो ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। यदि वो विज्ञान विषय के संबंधी विभिन्न क्रियाओं विधियों का ज्ञान कर पा रहा है, तो केवल उसके ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। विषय के सिद्धांतों, नियमों, सूत्रों का ज्ञान हो रहा है केवल उसको, और विषय संबंधी प्रत्ययों को परिभाषित कर पा रहा है, तो ये सारे के सारी सूचक क्रियाएं कौन सी? केवल और केवल उसकी ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर रही है, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य का विकास कर रहे हैं। इसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य कौन से हैं? तो विषय के सिद्धांत, सूत्र, नियम और उनका विश्लेषण करना, अभी देखा था अपन ने। विषय के विभिन्न प्रयासों में अंतर कर रहा है, तुलना कर रहा है, संबंध स्थापित कर पा रहा है और कॉन्सेप्टों की व्याख्या कर पा रहा है वो यदि, और विषय की क्रियाओं की अवधारणाओं की त्रुटियों का पता लगा पा रहा है, विषयों के ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर पा रहा है, अनुमान लगा रहा है, उदाहरण दे रहा है, तो ये सारे कैसे हैं? उसके अंडरस्टैंडिंग उद्देश्य की प्राप्ति को अपन को दिखा रहे हैं। इसके बाद बात करें, यदि अपन अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन की बात करें, तो समस्या समाधान की सर्वोत्तम विधि का चयन करना, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न विचार व्यक्त करना, विषय की क्रिया और अवधारणा को त्रुटि में सुधार करना, पुष्टि करना और सामान्यीकरण करना, ये सारी अनुक्रियाएं या फिर क्रियाएं किससे संबंधित है? अनुप्रयोग और ज्ञानोपयोग से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद यदि हम उसके कौशलात्मक उद्देश्य की बात करें, उसकी स्किल की बात करें, तो विभिन्न जो विषय होती है, जिस विज्ञान विषय है, उसकी विभिन्न गणनाओं को सरलता, शीघ्रता और शुद्धता से करना सीख रहा है बच्चा। विषय की विभिन्न आकृतियों के सुंदर चार्ट, चित्र और मॉडल बना रहा है, यानी कि वो की क्या स्किल जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करवा रहा है। विभिन्न नापों को पढ़ना सीख रहा है, यानी कि उसको ये पता है कि किलोमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या हो रहा है, यदि इनको पढ़ पा रहा है तो वो इसके कौशलात्मक उद्देश्य के विकास को दिखाता है। यदि वो लेखा चित्र को पढ़ पा रहा है, ग्राफ को पढ़ पा रहा है, पैमाना मानकर किसी विभिन्न लेखा चित्रों को वो बना पा रहा है, ग्राफ बना पा रहा है, त्रुटिपूर्ण यंत्रों की त्रुटि का पता लगा रहा है, उसमें सुधार कर पा रहा है, विभिन्न प्रक्रियाओं को करने के लिए तालिकाओं का प्रयोग कर रहा है, यंत्रों में प्रयोग कर सकने में प्रवीणता उत्पन्न कर पा रहा है। अभिरुचनात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो कौन से होते हैं? एप्टीट्यूड, विषय विशेषज्ञ, विचारों, लेखकों की जीवनी पढ़ना। हम देख रहे हैं कि बच्चा क्या है, कोई भी विषय विशेषज्ञ है, विचारक है, लेखक है, उनकी जीवनी पढ़ रहा है, तो उसके मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके जो अभिरुचि है उसका विकास हो रहा है। विषय अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होना, यानी कि बच्चा जो है और टीचर के मध्य एक मधुर संबंध स्थापित हो रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रही है? टीचर की रुचि विकसित हो रही है। विषय की समस्याओं से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि कोई टीचर है उसके साथ उसका मधुर संबंध बन गया। जैसे मैं विज्ञान का टीचर हूँ, मेरे साथ बच्चों के बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं और रिलेशन बनने के बाद वो मुझसे ही बार बार प्रश्न पूछ पाते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ जो है सामाजिक विज्ञान के सर है, टीचर है, उनसे वो कोई भी प्रश्न नहीं पूछते। तो सीधी सी बात है कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य यदि अभिरुचि विकसित होगी, जिस विषय में उसको सबसे ज्यादा रुचि आएगी, उसी शिक्षक के साथ उसके संबंध कैसे होंगे? मधुर बनेंगे। पुस्तकालय और वाचनालय में जाकर पढ़ना, तो उसकी अभिरुचि को दिखा रहा है। विषय संबंधी चित्रों को एकत्रित करके एल्बम बनाना, विषय के क्लबों की क्रियाओं में रुचि लेना, ये सब क्या दिखा रहा है? उसके अभिरुचिमय उद्देश्य को दिखा रहा है। इसके बाद अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, यानी उसकी अभिवृत्ति को दिखा रहा है। तो देखिए, विषय के प्रति सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण रखता है, कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत डालता है, असफलताओं से विचलित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना और सोच समझकर निर्णय लेना, ये सारे कैसे हैं? उसके अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य को दिखाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? लास्ट जो वर्गीकरण है अपना, वो शिक्षण उद्देश्यों का RCEM वर्गीकरण है। RCEM की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, RCEM की फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, लेकिन फिलहाल इसको क्या चेंज कर दिया गया? RIEM। इसका वर्तमान नाम क्या है? RIEM, ठीक है, जिसमें आई की जगह क्या रख दिया? इंस्टीट्यूट रख दिया गया, यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय वर्गीकरण था शिक्षण उद्देश्यों का, भारतीय वर्गीकरण किसने दिया? डॉक्टर दवे ने दिया, ठीक है। और वीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी के केवल संज्ञानात्मक पक्ष में संशोधन किया। वीएस ब्लूम ने क्या किया? संज्ञानात्मक पक्ष दिया, उसके केवल संज्ञानात्मक पक्ष में क्या किया? इन्होंने संशोधन किया। और कुल उद्देश्य कितने बताए? 4, और कुल मानसिक क्रियाएं कितनी बताई? 17। ध्यान रखिएगा। RCEM ने वर्गीकरण के जो 4 उद्देश्य दिए वो कौन से दिए? तो देखिए, सबसे पहले ज्ञान को इसने नहीं छेड़ा, अवबोध सेम टू सेम रखा,
अनुप्रयोग सेम टू सेम रखा, लेकिन जो ऊपर की प्रक्रियाएं थी जिसमें संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन था, उन सबको इन्होंने मिलकर क्या कह दिया, सृजनात्मकता कह दिया। तो टोटल कितने उद्देश्य बन गए, 4। जिसमें ज्ञान के उद्देश्य की बात करें तो उसमें मानसिक क्रियाएं कितनी रखी गई, 2। यदि अवबोध की बात करें तो उसमें 7 मानसिक क्रियाएं रखी गई, और अनुप्रयोग की बात करें तो उसमें 5 मानसिक क्रियाएं रखी गई, और सृजनात्मकता की बात करें तो उसमें 3 मानसिक क्रियाओं को रखा गया। ठीक है, वापस देखिए कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं थी। तो आरसीएम वर्गीकरण में मानसिक क्रिया, तो ज्ञान में कितनी मानसिक क्रियाएं थी, 2। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन और रिकॉल, ये 2 कर पा रहा है, यानी कि वो अपने ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति कर पा रहा है। यदि अपबोध की बात करें तो 7 क्रियाएं, संबंध करना, अंतर करना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, उदाहरण पूछना, उदाहरण देना, पुष्टि करना और सामान्यीकरण करना, ये सब क्या है, उसके अपबोध के उद्देश्य की प्राप्ति को दिखाता है। यदि अनुप्रयोग की बात करें तो अनुप्रयोग में जैसे तर्क करना, परिकल्पना निर्माण करना, परिकल्पना परीक्षण करना, निष्कर्ष प्राप्त करना, भविष्य कथन के बारे में करना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, उसके अनुप्रयोग के जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के बारे में बताता है। सृजनात्मकता की बात करें तो 3 जो मानसिक क्रियाएं वो रखी गई, जिसमें विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक रॉबर्ट मेगर नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने भी इसके अंदर क्या किया, संशोधन किया। और रॉबर्ट मेगर के वर्गीकरण के आधार की बात करें तो जो आधार का जो वर्गीकरण का जो आधार था वो बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी था, लेकिन उन्होंने जो मेगर थे उन्होंने केवल संज्ञानात्मक भावनात्मक पक्ष में संशोधन प्रस्तुत किया, क्रियात्मक पक्ष से इन्होंने कोई लेना देना नहीं छेड़ा। मेगर ने एक नए पद का सृजन किया और उसने बताया कि अधिगम का जो न्यूनतम स्तर होता है, एक नए का प्रयोग करते हुए कहा कि केवल शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे सुव्यवस्थित रूप में लिखना भी आवश्यक है, ताकि बालकों में अपेक्षित व्यवहार के परिवर्तन को देखा जा सके और उद्देश्य प्राप्ति का पता लगाया जा सके। इस हेतु मेगर ने ही कार्यसूचक क्रियाओं का या कार्य एक्शन वर्ब का प्रयोग किया था। यानी कि कोई भी उद्देश्य है जिसकी अपन प्राप्ति बालक के अंदर देखना चाहते हैं, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन बातचीत बालक के अंदर देखना चाहते हैं, तो केवल ऐसा ना हो कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करके ही हमने उसको काम खत्म कर दिया, बल्कि उसको ऐसे सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाए। लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन ने ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग उनको एक सीक्वेंस में लिखा है, तो वो सीक्वेंस को लिखने के लिए उन्होंने जो मानसिक क्रिया का कॉन्सेप्ट दिया था, ये वाली जो मानसिक क्रियाएं दी गई हैं, जैसे अवबोध की बात करें तो ये जो मानसिक क्रियाएं दी गई हैं, ये जो मानसिक क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ब शब्द है, ये किसने किया था, मेगर ने ही काम में लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो शैक्षिक उद्देश्य है, इनका वर्गीकरण वाला टॉपिक है, वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यूनिट के जो सारे टॉपिक है वो अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। सब टॉपिक जितने भी है वो सारे अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। देखिए इसके साथ यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, ये वाला भी क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। तो देखिए पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत अपन ने कंप्लीट कर लिए, पाठ्यक्रम चयन संगठन के कारक, उसको प्राप्त करने वाले कारक कंप्लीट कर लिए, एनसीएफ 2005 कंप्लीट कर लिया, इकाई योजना, पाठ्य योजना कंप्लीट कर लिया, और ब्लूम की टैक्सोनॉमी वर्गीकरण अपन ने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।